अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मेहर गोस की सेकंड स्टोरी लेकर, और इसका नाम है उस्तूर और राइटर हैं आसिया रईस खान। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे एक कमेंट मिला था जिसका मैं वहाँ डिटेल में तो नहीं बता सकती थी, तो इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि आसिया रईस खान एक डाइजेस्ट राइटर हैं और ये सिर्फ शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं। तो अब इनकी एक बुक पब्लिश हुई है, जो इनकी फर्स्ट बुक है उसका नाम है मेहर गोस, और उसके अंदर ये स्टोरीज़ पब्लिश हुई हैं जिसका नाम है, एक का तो मैं बता चुकी हूँ साहूकार, और ये सेकंड स्टोरी है जिसका नाम है उस्तूर, जो आज मैं रीड करने वाली हूँ। और एक और स्टोरी आएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी फिर, इसलिए साहूकार और मेहरकोश मैंने दोनों नाम लिखे थे, और इसमें भी मैंने उस्तूर और मेहरकोश दोनों लिखे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई है तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने की। तो अब चलते हैं स्टोरी की जानिब। एजेंसी से ट्रांसलेटर आई है, भेज दूँ। उसके मैनेजर अमन ने खरीदी गई इमलाक के कागजात वहीं छोड़कर मेज से आज की डाक उठाई जो वो देख चुका था, और कुर्सी से उठते हुए पूछा, ओह ये मीटिंग आज थी, अब मुड़ नहीं रहा यार। तारिया ने सुस्ती से पहियों वाली कुर्सी पीछे करके दोनों हाथ सर से ऊपर सीधे करते हुए उंगलियां एक दूसरे से फंसाई। अगर वो आई ना होती तो किसी बहाने मुलतवी कर देता, जैसा इससे पहले कर चुका था। तुम उससे पहले भी 3 दफ़ा कैंसिल कर चुके हो, शायद इसलिए वो आज 2 घंटे पहले ही मौजूद है। क्या 2 घंटे? वो एकदम हाथ गिराकर सीधा हुआ। हाँ जी, और मैं उसे अंदर भेज रहा हूँ। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे ए पेंटिंग गुड बाय का ट्रांसलेशन करवाना ही नहीं है, तो फिर बात यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए थी। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम के दौर में लोग सुस्त हो गए हैं। जब वो फिल्म देख सकते हैं तो पढ़ना क्यों चाहेंगे। वो उसकी आमद और जिक्र दोनों से खुश नहीं था। उस दिन राधिका ने क्या कहा था याद नहीं? अमन दरवाजे की तरफ जाते हुए पलटा। तैयब ने आबर उचकाते हुए सवाली नजरों से देखा। 1 साल की कोशिशों के बाद बिलाखिर वो कन्विंस हुई है, और अब लगता है तुम भी उस बेचारी को साल भर लटकाओगे। तुम देख लो प्लीज, उसने मिन्नत की। सॉरी, मैं भेज रहा हूँ, अमन ने दरवाजा खोलने से पहले कहा, और उसके कुछ कहने से पहले ही बाहर निकल गया। वो पूरा इरादा के बेजार सा बैठा था कि उसे जल्द फारिग कर देगा। वैसे भी मुआहदे की रो से उसकी इजाज़त के बगैर नॉवल का तर्जमा नहीं हो सकता था। ये नॉवल उसके दिल के करीब था, बल्कि वो नॉवल नहीं उसका दिल था, और लगता था कोई भी उन एहसासात को दूसरी ज़बान में इस तरह बयान नहीं कर सकता था जैसे उसने लिखे थे। और फिल्म बन जाने के बाद उसका मकसद भी पूरा हो गया था। उसके बाकी नॉवलों की दीगर ज़बानों में तर्जमात हो चुके थे, लेकिन वो इस नॉवल को किसी के हाथ नहीं लगाने दे सकता था। हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर उसने पीठ सीधी करते हुए कुर्सी दुरुस्त की। कम इन प्लीज़, उसने नरमी से कहा, जो कि इख्तिताम में पेशकश रद्द होना ही थी, इसलिए आगाज़ निहायत शाइस्ता किया और ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए लैपटॉप पर नज़र जमा दी। दरवाज़ा खुला और हील की महसूस आवाज़ उभरी जो करीब आती जा रही थी। अनदेखा सा साया मेज़ की तरफ बढ़ रहा था। जब उसके अंदाज के मुताबिक आने वाला कमरे के वस्त में था, वो कुर्सी ज़रा सी पीछे धकेल कर सीधा हुआ, और उसी लम्हे कायनात साकित हो गई। सिवाय कदम कदम आगे बढ़ती उस लड़की के सारी आवाज़ें मातूम हो गई। सिवाय हील की टक टक के सारे लफ्ज़ धुआं धुआं हो गए, अड़ गए। सिवाय ए पेंटिंग गुड बाय के। चंद सेकंड गुजरे थे जब फर्श को देखती वो मेज़ की दूसरी तरफ पहुंचकर ठहर गई, और उन चंद लम्हों में तैयब की निगाहों के सामने अगस्त 2014 के वो चंद दिन अपनी पूरी ससियात के साथ किसी फिल्म की तरह गुजरकर उसके मंजर पर ठहर गए थे। आज दुनिया की सबसे अच्छी बात उसके पेंट हाउस में हुई थी। दुनिया का सबसे खास इंसान उसके दफ्तर में मौजूद था। नो इंसानी की तारीख में ये लम्हा कहीं दर्ज हो रहा था कि दुनिया में किसी मुराद बर आने पर होने वाली सबसे ज़्यादा खुशी उस एक लम्हे में थी। ये इतनी थी कि उस खुशी से सारी दुनिया को भरा जा सकता था। सबको बांटने के बाद भी हाथ खाली नहीं होना थे कि इस खुशी में सब्र और इंतज़ार की बरकत थी। उसकी आंखों में सनाशाही की रोशनी देखने में उसकी स्याह फ्रेम वाली ऐनक रुकावट थी। वहाँ आशनाई की रमक होती हुई कैसे? वो आज पहली बार उससे मिल रही थी। ब्लू जैगिंग पर घुटनों को छूता हुआ सफ़ेद इंडो वेस्टर्न स्टाइल कुर्ता, जिसकी आस्तीन ने 8 साल कबल वाले शब ख्वाबी के लिबासों जैसी पूरी थी। सफ़ेद और ब्लू इम्तिजाज का बड़ा सा दुपट्टा, गले में ढीला सा फंदा बनाने के बाद जिसके दोनों सिरे आगे झूल रहे थे, बाल समेट कर गर्दन से ऊपर लपेटे थे और कान के पीछे से झांक रहे थे। लट्टों को उसकी केट से इख्तिलाफ था। एक हाथ के सहारे से उसने टैबलेट सीने से लगा रखा था,
दाएं शाने पर बड़ा सा बैग झूल रहा था। 8 साल पहले उसने उससे कुछ दिन देखा था। उसके पास उसकी चंद तस्वीरें थी, लेकिन उनमें एक भी वाज़ेह नहीं थी कि वो सब फासले से और चोरी से खींची गई थी। अगर वो ना भी होती तो उसे उसके खदोकाल याद थे। उन बरसों में कोई शब ऐसी नहीं गुजरी थी कि आंखें बंद करते ही ये चेहरा न उभरा हो। अब वो 26-27 बरस की थी और चेहरे पर पुख्ती थी। वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, या मावराई हुस्न रखती थी। उसने तब भी गौर नहीं किया था कि हसन का दर्जा तय करने से क्या फ़र्क पड़ना था। वो उसे अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी, इतनी कि उसके बाद कोई अच्छा नहीं लगा था। उसकी दुनिया का हुस्न ही वो चेहरा था, वो परेशानी, आँखें, नाक, रुखसार, होठ, उसकी गर्दन, थोड़ी, बाल, कोई एक नुक्श भी धुंधलाया नहीं था। हेलो सर, मुस्कुराते हुए उसने सर के साथ साथ कमर भी जरा सी खम की। दीगर मुलाकातों की तरह उसने मुसाफिर के लिए हाथ आगे नहीं किया था। वो भी उस कैफियत में था कि खुद हाथ आगे न बढ़ा सका। मैं शाहीन सईद। वो धीमे लहजे में दस्तूर के मुताबिक अपना बासाख्ता तारुफ करवा रही थी, और तैयब ने पहली बार उसका नाम सुना। वो तो उसके लिए शीन थी, अलिफ की शीन। वो अपनी बात ख़त्म करके उसके बोलने की मुंतज़िर थी। तैयब अपने अंदर की दुनिया से कमरे में वापस लौटा। उसे कोई काम करना था, ना नौकरी। उसे डिग्री नहीं चाहिए थी। उसका कोई हदफ नहीं था सिवाय उसके। वो बिना मकसद ज़िंदगी में खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो किताबें बहुत पढ़ती थी, और उस वक्त मुल्क की सफ़र अव्वल की अदबी इदारे की तरफ से आई थी, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उस बात से अनजान कि जिस बेस्ट सेलर नावल के तर्जुमे के लिए वो यहाँ मौजूद थी, उसका मरकज़ी किरदार वो खुद है। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने अंग्रेज़ी में कहा, पूरे जज़ब से, पूरे दिल से। आज से पहले तक तकल्लुफ़ और वज़ादारी निभाने वाला ये जुमला हमेशा रस्म होता था, मगर उस पर उसकी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सच था। उसके लिए ये रस्मी जुमला था। सो वो रस्मी से तबस्सुम के साथ मेहमान के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो पुरएतमाद तो तब भी हुआ करती थी, लेकिन ये रख रखाव, दुनियादारी के तकाज़े उसे भाते नहीं थे। ये सब उसे मंजूर ना था। दूसरों के लिए ये ज़बरदस्ती, ये बनावट, वो दूसरों के लिए खुद को रिफाइन करने के हक़ में नहीं थी। मुझे राधिका ने बताया आप इस नोवेल को तर्जुमा नहीं करना चाहते। इसकी कोई ख़ास वजह? तैयब अंदर मची हलचल को शांत करते हुए मुस्ताद हुआ, लेकिन अब लाख कोशिश के बावजूद भी वो रस्मी और पेशवराना अंदाज नहीं अपना पा रहा था। चूँकि ये मेरा पहला नोवेल था, मेरे लिए ख़ास है, और मुझे नहीं एतबार कि कोई तर्जुमा करते हुए इसकी रूह तक पहुँच पाएगा या इंसाफ कर पाएगा, और इस पर फिल्म बन जाने के बाद लोग पढ़ने के बजाय फिल्म ही देखेंगे। वो उसे देखते हुए गोया हुआ। दूसरा एतराज़ तो होना नहीं चाहिए, उसने कहा। उसे था भी नहीं, उसने बस कह दिया था। दुनिया में कितने ही नॉवेल्स हैं जिन पर फिल्म और सीरीज़ बन चुकी हैं, लेकिन उनके नए एडिशंस अब भी शाया होते हैं। रही पहली बात, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हर तख्लीलकार को होती है। वह हल्के से मुस्कुराई और टैबलेट ऑन की। कुछ इक़्तिसाबात का तर्जुमा आपको ईमेल कर रही हूँ, आप देख लें फिर राय दें। उसकी उंगलियाँ टेप की स्क्रीन पर मुतहर्रिक थी। अगर नॉवल पढ़ चुकी हैं तो उसका दिल बुरी तरह धड़का। तो क्या वो वक्त आ गया है? उसने ईमेल भेजने के बाद सर ऊपर उठाया तो अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे से लग तो नहीं रहा कि उसे नॉवल पढ़ने के बाद कुछ याद आया है। सीने का शोर उदासी में ढल गया। आप मुकम्मल नहीं होते और ये अधूरापन अजीज तर होता है। तैयब के आसपास उसकी आवाज़ गूंजी, वही जो उसने 8 साल पहले सुनी थी। मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वो उसके सामने उसके अल्फाज पढ़ना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उस जुमले को वो अब आप जा सकती हैं का इशारा समझकर खड़ी हो गई। ये बहुत खूबसूरत नोवेल है, मुझे यकीन है उर्दू दा तबके में इसे बहुत पज़ीराई मिलेगी, और उम्मीद है आपको मेरा तर्जुमा इंसाफ करता हुआ महसूस होगा। उसने फिर सर को ज़रा खम दिया। आई होप हम जल्द तर्जुमे पर काम शुरू करेंगे। वो बस मुस्कुरा सका। वो अलविदाई कलामात कहकर पलट गई। उसकी हिल की टकटक दूर होते हुए मालूम हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही तैयब खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने बालों में उंगलियां फंसाई और बेइरादा ही कमरे में टहलने लगा। शीन, तो तुम शाहीन हो? ये कैसा इत्तेफाक है? क्या ये वाकई इत्तेफाक है? हमें इस तरह तो नहीं मिलना था। हमें तो शायद मिलना ही नहीं था। क्यों नहीं मिलना था? तुमने ये वक्त और किस्मत पर छोड़ा था। अब फैस करो इनका फैसला। हाँ, हमें मिलना तो था, लेकिन ये तो नहीं सोचा था
कि हमारे दरमियान ऐसी अजनबियत हाइल होगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सरत से मुड़ा। अमन अंदर दाखिल हो रहा था। क्या हुआ, इनकार कर दिया? नहीं। उसने खुद को संभाला और आगे आकर लैपटॉप उठाया। उसने कुछ ईमेल किया है, देखता हूँ। तुम्हारा इरादा बदल गया? अमन की आंखें फटी रह गई। ये तो नहीं कहा मैंने। वो एग्रेशन नहीं अब तुम्हारी बात में। वाह, कोई पहुंची हुई चीज़ है मिस शाहीन सईद। पहले राधिका और अब तुम। मैं रूम में हूँ, देखूँ क्या तर्जुमा क्या है। वो लैपटॉप लिए बाहर निकल गया। दूसरा जुमला अमन को जताने के लिए था कि उसका इरादा बदला नहीं है। जिस इमारत में उसके वालिदैन और भाई मकीम थे वहीं 32वीं मंजिल पर पेंट हाउस में रहता था। यही उसका ऑफिस भी था। अमन कभी कभार उसके पास ठहर जाता था। वो पहले उसकी एजेंसी दवात में बतौर लिटरेरी एजेंट काम करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से वो सिर्फ उसका मैनेजर था। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा मुकफिल किया और तेजी से ईमेल खोला। एक हाथ में लैपटॉप लिए वो पलंग के किनारे टिक गया। बाब 3 सरगोशिया। उम्मीद के रंगीन आंचल ओढ़े ख्वाब के आँख के दरीचे पर दस्तक देने का कोई तयशुदा न वक्त है न उम्र। उसकी आमद के रास्ते में ज़िंदगी की ना हमवार कभी रुकावट नहीं बनती। अलिफ की आंखें भी बंसर नहीं रही थी। एक ख्वाब वहाँ चुपके से तमन्ना बो गया था। उससे कॉम्प्ले फूटे तो मंजर बदल गए। अलिफ की आंखों की ज़मीन सरखेज थी और उसने पक्के इरादों से उस तमन्ना की आबियारी की। शीन के अल्फाज क्यों उसका मकसद बन गए थे, उसने सोचा नहीं था। वो उसे कोई नाम भी नहीं देना चाहता था। उसे ये ख्याल ही अच्छा लगा था कि वो उसकी ज़बान से निकली बात सच कर सकता है। उसने सोचा, एहसास जिस सूरत दिल को छूता है उसे वैसा ही अनछुआ और मासूम रहने देना चाहिए। उसके माथे पर किसी अनवान और नाम की ज़रूरत ही क्या है। मोहब्बत और इश्क ही को क्यों जज्बात और एहसासात के मारास माना जाए। कुछ उससे आगे भी हो सकता है। ना ना ना, ये परस्तिश नहीं थी। इबादत तो माबूद और अब्द का ताल्लुक है। ये 2 इंसानों का हो ही नहीं सकता। और उसे लगने लगा था उसका शीन से ताल्लुक मोहब्बत और इश्क से आगे है। ये ख्याल ही उसे गुदगुदा रहा था कि वो उस एहसास के लिए आदम था, यानी पहला इंसान। अतीब ने दोबारा पढ़ा। उसके अल्फाज पढ़कर उस वक्त वो उन्हीं एहसासात से दो चार था जिनसे ये सब पहली बार लिखने वक्त हुआ था। क्या वो वाकई सब भूल गई हैं? ये मुमकिन है? सोचते हुए उसने दूसरा इक़्तिबास पढ़ना शुरू किया। मोहब्बत एक लम्हा है, एक नाम है, एक चेहरा, और वो मुझे लम्हा मिल गया है। ये चेहरा, ये नाम मेरे लिए मोहब्बत बन गया था। उसी पल फैसला हो गया था। मेरी बाकी मानदा ज़िंदगी उसी लम्हे बसर होना थी। ये एक लम्हा बढ़ा सकती था। दरवेश जैसा फराक दिल जिसे कुछ दान कर दो तो वह दुआ से झोली भर देता है। उस लम्हे को मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती एहसास दान किया था और उसने मेरा दिल इस कदर भर दिया था कि फिर गुंजाइश ही नहीं बची। चाहत बड़ी कामनात होती है, उसके बड़े बड़े मंसूबे नहीं होते हैं। ख्वाब और तमानियत इतनी ही होती है जितनी उस शख्स की मुट्ठी में समा जाए। इतनी बड़ी कायनात से उसे कुछ लेना देना नहीं रह जाता। सारे तकाज़े हथेलियों में समा जाएं, बस इतने से चेहरे से जड़ जाते हैं। लम्हों में मोहब्बत का माहिर हो गया था, लेकिन उन सब का एहसास मुझे उस वक्त नहीं बाद में हुआ था। अलिफ ने कहा था। लैपटॉप एक तरफ रखकर वो बिस्तर पर गिर गया। वो उस वक्त अगस्त 2014 में पहुंच गया था। मैं उन दिनों बेहद बेजार था। बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन से डिग्री लेकर लौटने के बाद डैडी मुझे रोज़ अपने साथ दफ्तर ले जाने लगे थे। मैं हमेशा से जानता था कि एक वक्त आएगा जब मुझे ये करना ही होगा, मगर अब जब वो वक्त आ गया था तो मैं कुछ दिन और इससे बचना चाहता था। डैडी की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो उनके दादा ने शुरू की थी और अब वह मुल्क की पहली 10 फार्मा कंपनियों में शुमार होती थी। सच तो ये था कि मुझे उन सब में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा क्या करना चाहिए ये भी समझ नहीं आता था कि मैं आज तक ये फैसला ही नहीं कर पाया था कि मेरी दिलचस्पी किस चीज़ में है। ऐसे में भाई के जिगरी दोस्त दानियाल की शादी का कार्ड मिला हमारी फैमिली टर्म से, लेकिन मैं दानियाल के अलावा और किसी को नहीं जानता था। ये शादी डेस्टिनेशन वेडिंग थी। पूरे हफ्ते के तकरीब की तरतीब, ड्रेस कोड और थीम के साथ कार्ड में दर्ज थे। मम्मी डैडी तो वक्त पर शामिल होने वाले थे, लेकिन भाई एक हफ्ता पहले ही जा रहे थे। ऑफिस से फरार के लिए मैं भी उनके साथ ही टंग गया। दानियाल का ताल्लुक लखनऊ से था। वो सब तो 2 पश्तों से मुंबई में थे, लेकिन उनकी काफ़ी इमलाक अब भी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में थे। रस्किन बॉन्ड के मुसव्वरी के करीब कहीं पहाड़ों के बीच उनकी हवेली थी।
शादी वहीं थी, हिमालय के दामन में। मुंबई से देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क से एक लंबा और थका देने वाला सफ़र करके हम वहाँ पहुँचे थे। ये पूरा इलाका दानियाल की फैमिली के मिल्कियत था। गेट से अंदर दाखिल होने के 5 मिनट बाद हमारी कार इमारत के सामने रुकी थी। हवेली क्या थी, वो 3 मंजिला महल था। दूर दूर तक कोई और घर या बस्ती नहीं थी। इसे हेरिटेज होटल में तब्दील क्यों नहीं कर देते? भाई ने देखते ही दानियाल से कहा था। उनका दिमाग बड़ा बनिया किस्म का था। दादी को जानते तो हो तुम, वो नहीं करने देंगी। वो अब भी साल के चंद महीने यहाँ स्पेंड करती हैं। कहती हैं मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। वो इमोशनली अटैच्ड हैं इस जगह से। ज़रा अपनी ये राय पेश करना उनके सामने, फिर खुद समझ जाओगे, दानियाल ने कहा। वाओ, आम दिनों में तो ये हॉरर फिल्म का कोई लोकेशन लगता होगा। मैंने 3 मंजिला हवेली का जायजा लेते हुए कहा था। ये आज़ादी से पहले तामीर हुई इमारत थी। पत्थरों की दीवारें, ऊंचे और वजनी दरवाजे, पथरीली रविश, मेहराबें, फव्वारे, लॉन के दरमियान हाउस में 2 हंसों के बड़े से मुजस्मे, सब मुझे बड़े हसीन और पुरअसरार लगे थे। लॉन की आराइश और हरियाली बता रही थी कि इमारत का ख्याल रखा जाता है। दादा के 2 चाचा और थे जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। ग्रेट ग्रैंड डैड नहीं गए और उन 2 भाइयों की प्रॉपर्टी भी उनके हिस्से में आई थी। सो वो इस वक्त इस इलाके के सबसे अमीर और पावरफुल इंसान थे। दानियाल उन्हें अपने खानदान की तारीख बता रहा था। ज़्यादातर प्रॉपर्टी कमर्शियल बिजनेस में बदल गई है, लेकिन दादी इस हवेली को बिजनेस बनाने नहीं देती। शाम हो चुकी थी और सफ़र की थकान भी थी, इसलिए मैं खाने के बाद कमरे में आकर सो गया था। बाकी सब देर रात तक जागते रहे थे। मुझे हमेशा मलगजे अंधेरे का उजले दिन में ढलने का सफ़र बड़ा दिलफरेब लगता था। इस तागिर को अपनी आंखों से देखने की ख्वाहिश में मैं कमरे से बाहर निकला था। यहाँ तुलु आफताब जल्द होता था। मेरा इरादा बाहर खुली जगह से सनराइज देखना था और परिंदों की आवाज़ में मौसीकी सुनते हुए किताब पढ़ने का था। लंबी सी राहदारी के दोनों तरफ कमरे थे। ज़्यादा मेहमान ऊपर रुके थे, नीचे रहायशी कमरे कम थे। यहाँ एक बड़ा हॉल और खाने का कमरा था। राहदारी के आखिरी सिरे पर खुले सहन में ऊपर ज़्यादा जीने देखकर मैं लॉन में जाने के बजाय ऊपर चला आया। पहली मंजिल पर कमरे के अलावा दाएं तरफ बड़ा सा दरवाज़ा था। यहाँ भी शायद हॉल था। मैं जीने चढ़ता ऊपर आया। दूसरी मंजिल पर भी खामोशी थी, यहाँ भी सब सो रहे थे। तीसरी मंजिल इस्तेमाल में नहीं थी, साफ सफाई की गई थी, लेकिन वहाँ कोई ठहरा नहीं था। मैं छत पर आया। छत भी किसी मैदान से कम ना थी। घूमकर चारों तरफ नज़र डालते हुए मैं इमारत के पीछे का मंजर देखकर मबहूम रह गया था। वैसे तो चारों तरफ ही पहाड़ी सिलसिला था, लेकिन अकब में वो कुछ करीब थे। सुरमई से उजाले में ताज की तरह उनसे सर पर तैरते सफ़ेद मखमली ऊबर के टुकड़े, जहाँ उन्हें नर्मदिल, मेहरबान और शफीक बुजुर्ग का तासुर दे रहे थे, जिसने अपनी बाहों के घेरे में हवेली को कैद कर रखा था। साथ ही उनकी वसात और जसामत इस कदर मगलूब करने वाली थी कि दूसरे पल ऐसा लगा जैसे वो उस हवेली के दरबान हैं जो ऊंचाई से निगाह रखे हैं, या मुहाफिज दस्ता जो हवेली को हर सर्द गर्म और दुश्मन से बचाने के लिए उसे अपने घेरे में लिए खड़ा है। जिसने भी तामीर के लिए इस जगह का इंतखाब किया था, मैंने मुतासिर होकर उसे दिल ही दिल में दाद दी थी। पहाड़ों की बनावट, उनके नशीबो फराज और आसमान को छूती उनकी चोटियाँ कभी इतनी दिलकश नहीं लगी थी जितनी उस वक्त महसूस हो रही थी। मैं चलता हुआ दीवार तक आया। ये दीवार भी छत के किनारे वाली आम हिफाजती दीवार नहीं थी। दरमियाने हिस्से की ऊंचाई तकरीबन 3.5 या 4 फुट होगी और दाएं बाएं तरफ का हिस्सा उससे ऊंचा था, शायद 10-12 फुट ज़्यादा। और ये इजाफी हिस्सा तिरछे लगे पत्थरों का चेक बोर्ड सा था। 2 पत्थरों के बाद एक पत्थर की जगह खाली थी। इस तरह के वहाँ छोटे मेहराबी खिड़की सी बन गई थी। मैंने हाथ में पकड़ा ली चाइल्ड का नॉवल नेवर गो बैक नीचे रखा और ट्रैक पैंट की जेब से फ़ोन निकाल कर तस्वीरें बनाने लगा। नीचे झांका तो वहाँ दूसरी मंजिल के पिछले हिस्से की छत थी। ये ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। तीसरी मंजिल की छत के मुकाबले में ये बस एक पतली सी पट्टी थी। उसके इख्तिताम पर भी 3-3.5 फुट की हिफाजती दीवार थी। उसकी सीढ़ियाँ भी अलग इमारत के अकब से थी। पहली और दूसरी मंजिल का ये पिछला हिस्सा शायद बावर्ची खाना था या मुलाजमत की ज़ेर इस्तेमाल था। वहाँ एक पुरानी कुर्सी और उमर रसीदा सी तिपाई भी रखी थी। शायद यहाँ के मुलाजमीन में छत पर आते जाते थे। यहाँ भी एक कुर्सी की ज़रूरत है, मैंने सोचा।
पहाड़ों की ओर से नमूदार होते सूरज के साथ मुताले का अपना ही चार्म है। फ़ोन वापस जेब में रखकर मैं मुट्ठी तनी खिड़कियों वाली दीवार की बनावट का सतही मुआयना कर रहा था कि दूसरी मंजिल की छत पर आहट हुई थी। मैंने खिड़की से नीचे देखा, सीढ़ियों से छत पर आ रही वो लड़की पजामे और पूरी आस्तीनों वाले शर्ट में मुस्तमिल नाइट सूट में मलबूस थी, जिसकी गुलाबी जमीन पर बनी सियाह तितलियों का खाका यहाँ से भी वाज़ेह था। सियाह बालों से पूंछ ढकी हुई थी। उसका भरा भरा चेहरा अभी अभी रुखसत हुई नींद की गमाजी कर रहा था। सूरज अभी अपनी खौ से निकला नहीं था, लेकिन उसने अंगड़ाई लेकर अपनी किरणें आगे भेज दी थी। उनकी सुनहरी रोशनी में वो सूरत भी सुनहरी हो रही थी। उसके हाथ में शायद मोबाइल था। वो आगे दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। वो भी मेरी तरह सामने का मंजर देखकर मबहूत थी। उसने भी मेरी तरह बहुत सारी तस्वीरें खींची। मैं अभी सोच रहा था कि उसे मुतवज्जा करूं, आवाज़ देकर बात शुरू करूं कि उसकी आवाज़ उभरी। 2 अगस्त 5:30 मॉर्निंग, हवेली आगाजान। मैंने मुतवज्जा करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरी डिजिटल डायरी का पहला दिन। कल दोपहर हम यहाँ फैज़ान अंकल के बेटे और दाऊद अंकल की बेटी की शादी के लिए आए हैं। सब हैं पास और करीब के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब। बस जिनका पैसा खर्च हो रहा है वो उसके भरपाई में लगे हुए हैं, यानी वो दोनों अंकल निकाह से एक दिन पहले आएंगे। जाहिर है मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। मैं सब भूलकर पूरी तरह उधर मुतवज्जा था। बड़ी दादी अभी तो बहुत खुश हैं कि हवेली में शादी हो रही है, लेकिन जब बैचलर्स पार्टी, ब्राइडल शावर, मेहंदी और संगीत जैसे खराफात होंगे तो काश मैं उनके रिएक्शंस का वीडियो बना सकूं या इंटरव्यू तो ले लूं। तो खानदान की रवायत को बिखरता देखकर बकौल आपके इस बेहाई के बीच कैसे महसूस कर रही हैं आप? उसने न्यूज़ एंकर के अंदाज में कहा था। वो पीछे मुड़ी और चलते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई। फ़ोन उसने हाथ में यूँ पकड़ रखा था कि माइक्रोफोन का रुख मुंह की तरफ था। वह रिकॉर्ड कर रही थी। ये जगह मुझे पसंद आई। कल शाम यहाँ आज छत पर आते ही मैंने सोचा काश मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकूँ। ये हवेली, ये छत, ढेर सारी किताबें, फ्राइज़ और मैं। कोई ढाह से दरवाजे को खोलकर कमरे में आए। ना सुबह कॉलेज जाने की फिक्र, न लोगों के चेहरे, न बातें, न सवाल। आइडियल लाइफ। अभी कल ही रूबी आंटी ने देखते ही कहा था, शादी में आई हो, बाल ही डाई कर लेती। उसने उन आंटी के लहजे की नकल उतारते हुए जुमला अदा किया था। मैंने भी वही पूछ लिया था, क्या वापस चली जाऊं? गुनाह तो नहीं होगा और यकबल रंग से शिरकत कर लूं तो? बस मम्मा ने वही लखनवी अंदाज में इज्जत अफजाई कर दी। खैर ये तो शुरुआत है। वैसे मुझे लगता है मामा अब मेरा मौक़िफ़ समझने लगी हैं। मैं मेकअप करूंगी, बाल भी डाई करूंगी, डिज़ाइनर पीस भी पहनूंगी, लेकिन उस वक्त जब मेरा दिल करेगा, इसलिए नहीं कि बाकी दुनिया कर रही है। दूसरे ये एक्सपेक्ट करते हैं यह फला फंक्शन के लिए लाजमी है, ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू। उसने चेहरा आसमान की सिमट किया। इतनी अंडरस्टैंडिंग अम्मा देने के लिए। कुछ देर रुककर उसने शायद अगली बात सोची। मैं आज बस फ़ोन लेकर ऊपर आ गई, किताब लाई, साथ ना लैपटॉप। सूरज ने अपना मुंह दिखा दिया है। ये मंजर बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों को पहली बार इतना करीब से देखा है और मुझे नहीं मालूम था ये इतने खूबसूरत भी लग सकते हैं। अपनी तरफ बुलाते, कुछ कहते, शान से भी और शोर करने के बेचैन लगते, बेहद दिलनशीन। मैंने उसे नज़र हटाकर सामने देखा। वाकई दम बखुद करने वाला नज़ारा था। सच है, वो कह रही थी, कुदरत ने हमें फरहत और मुसरत देने के इतने इंतज़ाम कर रखे हैं और हम इनके बजाय फरहत और मुसरत के लिए पैसे खर्च करते हैं, फिर उन पैसों को कमाने के लिए सारी तवानाई और वक्त भी, और फिर ऐसे सुबह सोकर गुजारते हैं। रानो बीबी ये ज्ञान इसलिए दे रही हैं क्योंकि तुम्हारे आबा व अजदाद के पास पैसे थे और पैसों वालों से ताल्लुकात भी, जो हवेली बना सकें और तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ ला सकें। से का लहजा तंजिया और इस्ताज़ाइया था। हाँ तो बस इतना काफ़ी है। वो लोग यहाँ बैठकर इस मंजर को एंजॉय ना करें तो मज़ीद पैसों को क्या करेंगे? और 4 हवेलियाँ बना भी ली तो क्या फ़ायदा अगर इस जगह से सनराइज़ ना देख सकें। आज के लिए इतना ही है। अब खामोशी से इस जगह को एंजॉय करूँगी। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और फ़ोन दबाई पर रख दिया। बाल समेटकर 2-3 बार दायरे में घुमाकर जूड़ा सा बनाया और कलाई पर चढ़ा हुआ हेयर बैंड खींचकर बालों की गिर्द लपेट दिया। अब हम दोनों सामने खामोशी से देख रहे थे, जहाँ नया दिन जलवा अफरोज हो रहा था। जाने कितना वक्त गुजरा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, इस वीराने में कहाँ जाऊँगी? नहीं, मामा बाहर नहीं निकली, यहीं हूँ। हाँ, बिल्डिंग में हूँ। आप सो जाएं।
ओके ओके, आ रही हूँ। बात खत्म करके वो खड़ी हो गई। पलटकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसने सर उठाकर ऊपर देखा और किसी की मौजूदगी से बाखबर हुए बिना ही सीढ़ियाँ उतर गई। मैं ऊंची दीवार से हटकर दरमियाने हिस्से में आया। पता नहीं, छुपकर उसे देखना और सुनना गैर इखला की हरकत थी या गैर इरादी, मगर ये कल दोबारा यहाँ आकर इरादी और गैर इखलाकी तौर पर फिर यही करने का ठान ली थी। वापस नीचे आया तो सब सो रहे थे। मुलाजिम जागकर अपने कामों में लग चुके थे। शादी के इंतजामात प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट फर्म के सुपुर्द थे और यहाँ उन्हीं का अमला मुस्तैद था। नाश्ता खाना और सब कुछ मुखलूत था। चौके मेरे लिए सब अजनबी थे, इसलिए मैं अलग थलग पड़ गया था। सुबह वाली इत्तेफाकी मुलाकात ना हुई होती तो मैं घुलने मिलने की और दोस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन अब मुझे एक जुस्तजू लायक थी। मुझे फुर्सत थी, ना उकताहट का एहसास था। मेरी नजरें उसी की तलाश में थी। नाश्ते के वक्त वो सबसे पहले आई थी। उस वक्त मैं दूर बैठा अखबार देख रहा था। उसने हल्के जर्द रंग का कुर्ता और ट्राउजर पहन रखा था। सफ़ेद दुपट्टा गले में था। गीले बाल खुले हुए थे। उस वक्त उसके कान में बड़ी सी बालियां थी जो सुबह नहीं थी। वो इधर उधर देखे बिना एक कुर्सी पर बैठ गई थी। इंतखाब मुश्किल बनाने वाले ढेरों लाज़मात में से उसने एक उबला हुआ अंडा प्लेट में रखा, उसे खाया, फिर टोस्ट पर मक्खन लगाकर उसके साथ चाय पी और उठते हुए सेब साथ ले गई। मेरी तरफ क्या, उसने तो इधर उधर और किसी को भी नहीं देखा था। मैं दीगर लड़कों के साथ सारी दोपहर हवेली से बाहर था। उसके बाद वो मुझे शाम में नजर आई। उस वक्त कोई तकरीब थी, सब तैयार श्यार थे, लेकिन वो उसी सुबह वाले हुलिये में थी। कुछ देर बाद मैंने अपनी जगह से किसी खातून को उसके सर पर पहुंचकर उसे तादिबी अंदाज में कुछ कहते हुए देखा था। आखिर वो हाथ उठाकर सुलह जो अंदाज में कुछ कहती चली गई थी, जैसे सुबह कहा था, ओके ओके आ रही हूँ। वो खातून शायद उसकी वालिदा थी। कुछ देर बाद वो वापस आई तो लिबास तब्दील था। क्रीम कलर के फ्रॉक और चूड़ीदार पर उसे संभल नहीं रहा था। ऐसा तवील व अरीज गहरा सब्ज दुपट्टा था जिस पर टिके मोती, नगीने, जरी और जाने क्या क्या दूर से झिलमिल कर रहे थे। उसकी सारी तैयारी, लिपस्टिक और खुले बाल थे। उसने हॉल में आकर किसी को तलाश किया और फिर सबको चीरती उनकी तरफ बढ़ी थी। वो वही खातून यानी उसकी मामा थी जिन्हें वो उनके हुक्म के तामील का सबूत देने गई थी। उसके बाद वो एक गोशा पकड़ कर बैठ गई थी और मैं जानता था वो सबको देखकर मजे ले रही है। मुझे उसकी निगाहों के साथ सफ़र करते हुए हॉल में उसकी हर मुस्कुराहट, माथे की तेवरी, होठों की जंबिश, ज़ेरे लब तबस्सुम की वजह खोजने में मज़ा आ रहा था। उसे मेरी मुसलसल नज़रों का एहसास शायद इसलिए भी नहीं हो रहा था कि उसे आसपास की परवाह नहीं थी। उसकी अपनी दुनिया थी और वो उसमें गुम थी। वला इल्म थी कि कोई और भी उसकी दुनिया में शामिल हो गया है। गाये बगाए कोई उसके पास आकर बैठता और बातें कर लेता था। ऐसा नहीं था कि वो नकचड़ी या मगरूर किस्म की लग रही थी जो मैं बदमज़गी या बेइज्जती के खदशे से उसके पास जाने से कतराया। मैं शर्मीला था जो उसे अप्रोच करते हुए झिझकता, बल्कि सच ये था कि मुझे उसे यूं दूर से देखना अच्छा लग रहा था। वो दिलचस्प किताब थी जिसे मैं वर्क पढ़ रहा था। नए सफ़े पर क्या सरप्राइज होगा, ये ख्याल मुझे जल्दबाजी से रोक रहा था और उसे जानने का तजस्सुस बड़ा सेटिस्फाइंग था। आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ को अंदर उतारते हुए पढ़ना मुझे हमेशा पसंद था। अगली सुबह ऊपर जाते हुए मैंने तैयारी की थी। तीसरी मंजिल से एक स्टूल साथ ले गया था और फ़ोन साइलेंट पर कर दिया था। मेरे हाथ में किताब भी नहीं थी। आज वो देर से आई थी। तेजी से जीने फलांग कर वो दीवार के पास भागी। आज बाल हेयर बैंड में कैद थे। कल जैसा ही शब ख्वाबी का लिबास था, मगर रंग हल्का पर्पल था जिस पर ज़रा गहरे सेट के शायद नन्हे नन्हे फूल प्रिंट थे। उसने हाथ उठाकर फ़ोन मुंह के करीब किया। 3 अगस्त 551 हवेली आगाजान। आज मुझे देर हो गई। सनराइज हो चुका है और सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये शफक शाम की शफक से ज़्यादा प्यारी होती है, शायद इसलिए कि वो डूबने के सुर्खी होती है और ये उभरने के रंग। उसे देखकर रूह ताज़ा दम हो जाती है। दिल में यूं ही अच्छे गुमान और उम्मीदें जाग उठती हैं, जैसे अभी मेरा कल रात से मूड ऑफ हो गया है। कुछ देर ठहर कर पलट कर वो कुर्सी पर बैठ गई। कल पहला दिन था और मैं सोच रही थी कि अगर ये टेरेस और व्यू डिस्कवर न किया होता तो मैं भाग जाती यहाँ से, या गिरकर मोच कर ड्रामा करके कमरे में बंद हो जाती। अब मुझे नहीं पसंद लोग तो इसमें मेरी क्या गलती। इसमें लोगों का कसूर है। वो ऐसी बातें और हरकतें करते हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती।
फिर भी मैं तो इखलाक निभाती हूँ, कोशिश करती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ, उन्हें देखकर मुस्कुराती भी हूँ, उनके मुंह पर कह नहीं देती। क्या सुनो बहन, इस मेकअप और डाइट बालों के झटकते हुए मस्नूई एक्सेंट के साथ अमेरिकन कजन से बात करते हुए तुम मुझे बिल्कुल फिश मार्केट की वो आंटी लग रही हो जो 2 दिन बासी मछली को बेचने के लिए उसे ताज़ा होने के झूठे दावे पेश करती हैं। अब कल दिल किया भी था, मैंने सादिक भाई से नहीं कहा था कि आप हर गुफ्तगू में कहीं ना कहीं से अपनी इम्पोर्टेड कार इस तरह घुसेड़ते हैं जैसे स्ट्रीट फूड वाले हर चीज़ में मेयोनीज और चीज़। उसने फ़ोन दूसरे हाथ में मुंतकिल किया। मुझसे ज़्यादा तहजीब और तमीज़ वाला दूर दूर तक कोई नहीं। फिर भी कल आप ही कह रही थी तुम आदम बेजार और इल मैनर्ड हो गई हो। अब उन्हें कौन बताए, ये आदम स्पेशली इस घर के आदम साथ तो मेरी तफरी और दिलचस्पी का सामान है। वो बड़े दिल से हंसी थी। थैंक यू अल्लाह पाक, ऐसे नमूनों के बीच भेजा। वो मुझसे बोर होते हैं, मैं उनसे बोर नहीं होती। बस ये मुझसे दूर रहें, मेरे पास आकर सवाल जवाब और बातचीत न शुरू करें तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ईमान से इनको देखते हुए दिन कब गुजरता है पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह उन्हें मुझसे बेजार कर दे ताकि कोई मेरे पास भटके भी नहीं। मुझे एहसास हुआ मैं कब से मुस्कुरा रहा हूँ। वो पता नहीं किसकी तरफ से शामिल थी। मुझे भाई से जो मालूमात मिली थी उसके मुताबिक दुल्हा दुल्हन आपस में रिश्तेदार थे। उनका खूब फैला हुआ और बड़ा खानदान था। हमारे यहाँ डैडी और मम्मी दोनों की तरफ से गिने चुने अफराद थे और उनके बच्चे उससे भी कम। एक फूफो थी जो जर्मनी में बसी थी, एक खाला जिनके 2 बच्चे थे और एक मामू जिनका एक ही बेटा था। उनके अलावा जो रिश्तेदार थे मैं उनसे वाकिफ़ नहीं था। तकरीबात में मुलाकात हो भी जाती तो मैं किसी को पहचान नहीं पाता था। मैंने पता करने और समझने की कोशिश की कि वो किसकी जानिब से हैं और क्या रिश्ता है, मगर नाकाम रहा। उस दिन वो मुझे एक बार रात में नज़र आई थी। इतने लोगों में वो मुझसे गुम भी हो जाती थी। सारा वक्त उसे निगाह में रखना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। तकरीब की थीम फेरी टेल थी और वहाँ डिज्नी मूवीज़ के सारे किरदार चलते फिरते नज़र आ रहे थे। सिंड्रेला, अलादीन, स्नो वाइट से लेकर मरमेड, एल्सा और मेलफेस्ट जैसे विलेन भी मौजूद थे। वो वैसे ही एक गोशे संभाले सबको देखते हुए अपनी दुनिया में गुम थी। काश उस वक्त में उसके जहन में चल रही बातें सुन सकता था। आज वो मेरे आने के 2-4 मिनट बाद ही आ गई थी। आज उसके हाथ में लैपटॉप था जो उसने तिपाई पर रख दिया था। ज़रा देर टहलने के बाद उसने जेब से फ़ोन निकाला और कुर्सी पर बैठ गई। 4 अगस्त 5:35 हवेली आगाजान। आज मैं वक्त पर आई हूँ। अभी सूरज ने पूरी आंखें नहीं खोली हैं। उसके निकलने और सारी दुनिया पर छाने से ज़रा पहले का ये मंजर भी खूबसूरत है। यहाँ से जाने के बाद मुंबई में फिर कहाँ मुझे ऐसा सनराइज़ देखने को मिलेगा। एक वजह यह भी है कि मुझे ये जगह और यहाँ की हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कि मैंने नेचर को इतना करीब से बहुत कम ही देखा है। काश मैं किसी ऐसी जगह पर हमेशा रह सकूं। उसने ज़रा सा वक्फा लिया। मेरी ख्वाहिश कुछ यूँ है कि मुझे बीए के बाद कोई आगे पढ़ने को ना कहे, करियर चूज करने को तो बिल्कुल नहीं। किताबें पढ़ने से कोई ना रोके। नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प की मोटिवेशनल टाइप्स की किताबें कोई गिफ्ट ना करें। मैं जितने फ्राइज खाऊं कभी मोटी ना हूं। और कल के फंक्शन के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक फेरी टेल हो, मेरी पर्सनल जाती फेरी टेल। वो यूँ सर हिला रही थी जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि वो कुछ गलत नहीं कह रही। मैं क्यों किसी और की कहानी का किरदार बनूं? मेरा दिल नहीं किया और मैंने मम्मी का लाया हुआ ड्रेस नहीं पहना। उन्होंने मेरे लिए रेड राइडिंग हुड वाला कॉस्ट्यूम बनवाया था। वो इस बात पर थोड़ा नाराज़ भी हैं। वैसे इन फेरी टेल्स के लिए सौतेली माँ, जुल्म, कैद, आजमाइश, बद्दुआएं, शराब वगैरह वगैरह लाजमी राइट क्यों है भला? फेरी टेल्स में एक आम सी लड़की क्यों नहीं हो सकती? पैसे वाले माँ बाप, ओके बहनें और आरामदेह ज़िंदगी गुजारने वाली की भी ख्वाहिश होती है फेरी टेल्स की। उसे भी कोई प्रिंस जैसा बंदा मिले और सिर्फ उसके लिए कुछ ऐसा कर जाए जो उससे पहले किसी ने ना किया हो, ना सोचा हो। ऐसा कुछ कि आने वाले ज़माने उसे पढ़ें, याद करें, बच्चों को सुनाएं। मुझे चाहिए ऐसी फेरी टेल। मुझे क्यों नहीं मिल सकती? उसकी आवाज़ में जिद थी। क्योंकि मैं अबला नारी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डरी नहीं, मेरे साथ जुल्म नहीं होता। नॉट फेयर। वह कुछ देर चुप रही, शायद कुछ सोच रही थी। मैं बेहद लेजी हूँ। बहुत मुमकिन है कल को मामा पापा किसी की तस्वीर दिखाकर कहें, देख लो तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। तो मैं नॉवल के दौरान दोबारा डिस्टर्ब ना की जाऊँ और ये सीन रिपीट ना हो, इसलिए बिना देखे ही ओके कर दूंगी।
मैं जानती हूँ एम्बिशन नहीं तो घर में सबसे पहले मुझे ही फारिग किया जाएगा, एंड इट्स ओके। फिर भी मेरे अंदर ये ख्वाहिश है अपनी ज़ाती फेरी टेल की जिसकी हीरोइन मैं हूँ। हाय, ये ख्याल ही कितना अच्छा है। उसकी चहकती आवाज़ में जोश और खुशी थी। उसने कुछ देर रुक कर रिकॉर्डिंग बंद कर दी, कुछ तस्वीरें लीं और फिर हम दोनों खामोशी से कुदरत को सुनने लगे, या शायद वो अपने ख्याल में खोई थी। कुछ वक्त बाद वो लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुई। जेब से केबल निकाल कर उसने फ़ोन और लैपटॉप कनेक्ट किए तो मुझे समझ आया कि वो रिकॉर्डिंग लैपटॉप में मुंतकिल कर रही है। शायद उसकी डिजिटल डायरी लैपटॉप में थी। ऐसा नहीं था कि हवेली में जनाना मर्दाना इंतज़ाम या हिस्से अलहदा थे, सब आज़ादी से एक साथ घूम फिर रहे थे। लेकिन एक तो शायद वो ज़्यादातर कमरे में होती थी और मेरे लिए वह सब अजनबी थे, इसलिए मैं भी सबके साथ शामिल नहीं हो पाता था। वो ज़्यादा दिखाई देती थी, ना हमारा सामना होता था। कभी एक झलक नज़र आ गई तो कभी कहीं किसी के साथ बैठी या किसी से बात करते हुए। उसके बावजूद मेरा एक ही काम रह गया था कि उस भीड़ में उसे खोजता और ढूंढता रहूं। हर रात यहाँ बहुत देर तक खूब हंगामे और मौज मस्ती होती रहती थी। मुख्तलिफ मुकाबले और खेल होते जिसमें हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। जाहिर है सब यहाँ इसी मकसद से इकट्ठा हुए थे। सबके मूड और यहाँ का माहौल शादी का था। अगर पहली सुबह वो मुझे न मिली होती तो मेरी भी चंद दोस्तियाँ हो गई होती। मैं भी हर फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता, मगर अब मेरी सारी दिलचस्पी उसमें थी। उसी के लिए शाम में सो जाना, सुबह जल्दी उठना और फिर बाकी दिन उसे ढूंढना और दूर रहकर देखना, मुशाहिदा करना, उसके जहन में चल रही बातों का क्यास करना। मैं करीब जाने से इसलिए बच रहा था कि कहीं उसकी नज़र में न आ जाऊँ। वो तेज़ फहम थी। अनजाने में उसके करीब होने और उसे जानने का मज़ा नशे जैसा था। मेरा स्टूल अब उसी जगह पर रहता था। मैं हमेशा उससे पहले पहुंच जाता था वहाँ। पूरी हवेली में शायद हम दोनों के कमरों में ही सुबह का अलार्म बजता था। 5 अगस्त 550 हवेली आगा जान। आज वो शायद गुस्से में थी या झुंझलाई हुई थी, जो आते ही शुरू हो गई थी। क्यों भाई, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता उसे जीने का हक नहीं है क्या? नहीं करनी नौकरी न बिजनेस तो ऐसा क्यों समझा जाता है कि मुझे डूब कर मर जाना चाहिए? पहले सिर्फ ममा और बड़ी आपियाँ कहती थीं, अब लगता है उन्होंने मुझे शर्म दिलाने के लिए मीठे मीठे ताने मारने वाली दुकान के फ्रेंचाइज सारे खानदान को दे दी हैं। हर कोई समझता है उनके तय करदा म्यार पर पूरा नहीं उतरता तो वो कामयाब है ना सही उल दिमाग। मुझे डिग्री लेने का शौक नहीं, लेकिन सब जानते हैं किताबें मेरा इश्क है और उनके नज़दीक ये मेरा पागलपन है। कल ही छोटी नानी मेरे हाथ में असमत चुगताई देखकर गश खाने वाली हो गई थी, जबकि मैमूना आंटी ने कहा ट्रांसलेशन में वो मज़ा नहीं है, तुम्हें पढ़ना है तो उर्दू में पढ़ने चाहिए। तभी शेवर नानी ने अपने मकसूद जताते हुए अंदाज में मुझे लताड़ा कि हमारे ज़माने में असमत को पढ़ना बेहाई में शुमार होता था। ऐसी लड़कियों पर बोल्ड का ठप्पा लग जाता था। अब उन्हें कैसे समझाया जाए कि 50 शेड्स के ज़माने में असमत पढ़ना का शौक सादत है, सादत। उसने एक गहरी ठंडी आ भरी। मेरा बस चलता तो मैं तो बीए भी नहीं करती। ओह मेरा बस, अल्लाह जाने कब चलेगा। बहुत दिनों से सब पूछे जा रहे हैं, कोई एम तो होगा, करना क्या है तुम्हें, कुछ सोचा है अपनी ज़िंदगी का? बीए में एडमिशन लेकर तो मैंने पहले ही सबकी नाक कटवा दी थी। इन सवालों को रात मैंने संजीदगी से सोचा और जवाब मिला, मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं सोचा। मेरी ज़िंदगी का कोई एम नहीं सिवाय इसके कि मैं इसका हर पल हर लम्हा अपनी मर्जी से जीऊँ, खुश रहूँ। सिर्फ खुश रहना ज़िंदगी का मकसद क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो अचीवमेंट है कि बंदा हर दिन हंसते मुस्कुराते गुजारने की कोशिश करे और कामयाब भी हो। घर में तो सुबह होते ही सबके चेहरों पर दिन भर के काम का बोझ होता है। ये मीटिंग, वो डेडलाइन, फला काम वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, उसकी फिक्र। काम तो काम, उन्हें तो सोशल गैदरिंग अटेंड करने का भी स्ट्रेस होता है, रिलैक्स तो होता ही नहीं कोई। रात में सोते सोते भी अगले दिन का काम याद किए जाते हैं। तो भाई इससे अच्छी मेरी वाली ज़िंदगी नहीं है। वो काफ़ी देर चुप रही। इस सुबह और इन पहाड़ों ने मुझे ठंडा कर दिया है। कल रात में सोचते सोचते सोई और आँख खुलते भी मुझे यही बातें याद आईं। शायद इसलिए ये वक्त दिन का सबसे पुरसुकून वक्त होता है, मगर दुनिया में अलाव ज़्यादा है। सूरज मुझे देख रहा है और ये सुबह भी खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। नानियों का जिक्र सुनकर मैंने वहाँ की बुजुर्ग ख्वातीन पर गौर किया कि उसके मुतालिक मालूम हो सके। मैं दानियाल की दादी को पहचानता था। सारा वक्त उनकी टो में रहने के बाद भी मुझे मैमूना आंटी की समझ आई ना शहवार नानी मिली। अक्सर ख्वातीन इतनी रफ्तार से बात करती कि मुझे समझ ही नहीं आती थी, और नाम तो वो इससे ज़्यादा भी रफ्तार से और किसी और सियारे वाले लहजे में अदा करती थी। 6 अगस्त 549 हवेली आगा जान। आज वो टहल रही थी। सनराइज़ हो चुका है
और अब यहाँ से हमारे जाने का वक्त भी, कल आखिरी दिन है और हवेली आगा जान छोड़कर जाते हुए शायद मैं रोने ही लगूं। उसकी बात मुझे बड़ी सच्ची लगी थी। मैं भी उदास था। मैं चाहता था ये सिलसिला चलता रहे। नीचे जमा मेहमान जो कुछ चाहें करें, हम दोनों को इन छतों पर यूं ही इन नज़ारों को सुने और कोई हमें देखे ना रोके। ये खूबसूरत मंजर मेरे अंदर बहुत सारी खुशी भर देता है। कभी कभी यूं भी होता है कि इन बूढ़े पहाड़ों का हुस्न मुझे रुला देता है। क्या ये नॉर्मल है कि अच्छी, हसीन और मनपसंद बात आपको रुला दे? ये पल खाते पहाड़ सदियों से एक दूसरे का हाथ थामे, कंधे से कंधा मिलाए, हर मौसम मिलकर झेलते हैं। मुझे इनका आसूदा तबस्सुम महसूस होता है। इनके शुक्रगुजारी की खामोश दुआएं सुनाई देती हैं कि धूप, बारिश और खनकी से उनका मुकद्दर हुई सौगातें और आफतें ये एक साथ सहते हैं। तो कभी मुझे इनकी तड़प और सिसकियां भी आसपास सुनाई देती हैं कि ये थक गए हैं, ये एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, उनके मुकद्दर में साथ हैं, कुर्बत नहीं। उसकी आवाज़ खोई हुई थी। मुझे दिखाई देता है इन्हें गर्दनें मोड़कर एक दूसरे को देखने की इजाज़त नहीं है। इनकी आंखों में हसरत है, लेकिन इनके लबों पर एक दूसरे के लिए मेहरबान सा तबस्सुम भी है। ये सारी बातें लम्स से करते हैं। इन्हें आवाज़ और अल्फाज की हाजत नहीं। ये भी तो हुस्न है, दिलकशी है, मगर इसमें एक उदासी है, आसूदा सी उदासी, इत्मीनान है और कसक भी, हसरत भी, मुसर्रत भी। और मुझे ये अपील करता है, ऐसा साथी जो आपके साथ है लेकिन पास नहीं, आप मुकम्मल नहीं होते और ये अधूरापन अजीज तर होता है। मैं दम्भकुत सा उन्हें नहीं, उन पहाड़ों को देख रहा था और रिकॉर्ड होता हर लफ्ज़ मुझे सच लग रहा था। कोई इनकी मोहब्बत पर बात क्यों नहीं करता? उनके मुकद्दर सबसे अलग हैं। पर्वतों के ये सिलसिले साथ और पास, कुर्बत और फाकत की तकरीक और यकसानियत समझाने वाली अनोखी मिसालें हैं। ऐसी मिसालें जिनमें उदासी भरी तमानियत है। मुझे यहाँ आकर इनसे इश्क हो गया है। उसने आहिस्ते से फ़ोन रख दिया। फिज़ा में भी उदासी भरा सुकून और पास खड़ी जुदाई की सरसराती सिसकी फैल गई थी। आज भी उसके साथ लैपटॉप था। कुछ वक्त बाद हम एक दूसरे के पीछे नीचे उतरे थे। इतनी जल्दी वहाँ मुलाजमीन और हम दोनों ही जागते थे, लेकिन छत से आने के बाद वो अपने कमरे में बंद हो जाती और मैं जॉगिंग करने के लिए बाहर चला जाता। वापस आता तब तक चंद बुजुर्ग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद होते थे। मैं नहाने के बाद भाई के साथ ही हॉल में आता था, लेकिन आज भूख का एहसास था जो मैं कमरे में जाने के पहले ही मेज पर आ गया था। अपने लिए कॉफ़ी निकाली और डोनट लिए कुर्सी खींच कर बैठ गया था। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए यूं ही नजरें घुमाई और ठिठक गया। लंबी सी मेज़ के आखिरी सिरे पर वो बैठी थी, नजरें किताब पर थी और नाश्ता भी हो रहा था। भूख के बावजूद मेरी रफ्तार कम हो गई। पहले खा लो, एक आंटी ने पीछे से उसकी पुश्त पर हाथ मारते हुए कहा। किताब कहाँ भाग रही है? उसने पलट कर देखा। किताब के साथ ही ये बदमज़ा चाय हलक के नीचे उतर जाती है। आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाते ये चाय। सॉरी, लेकिन ये सच है। मेज़ पर सैंडविचेस की ट्रे रख रहे बेरे को देखकर उसने इस हक गोई के लिए माजरत भी कर ली। शादी के घर में कौन किताबें पढ़ता है? इस जुमले में मुकाबिल को शर्मिंदा करने वाला तंज और तमस्कर था मैं। उसने इत्मीनान से जवाब दिया और चाय का आखिरी घूंट हलक के नीचे उतार कर खड़ी हो गई। सैंडविचेस अच्छे बनाते हैं आप। कुर्सी से उठकर उसने आगे जाकर ट्रे से एक और सैंडविच उठाया। हवन्नक बना बेरा इस बार झिझकते हुए मुस्कुराया। शादी के घर वाले कमरे में जाकर पढ़ती हूँ आंटी, शायद ये कुछ कम ऑफेंसिव हो। वो आम से लहजे में कहती सैंडविच और किताब लिए चली गई। जाने किस पर गई है? वो आंटी तासुब से कहती हुई कुर्सी पर बैठ गई। चाय दो ज़रा, उन्होंने बेरे को हुक्म दिया। वैसे कह तो सही रही थी, चाय तुम लोग अच्छी नहीं बनाते हो। अब मेरा दिल भी बदमज़ा चाय चखने को मचलने लगा था, जो यहाँ मैंने आज तक नहीं पी थी। आज निकाह का दिन था। कुछ की आज रात ही वापसी थी। हमारी फ्लाइट अगले दिन की थी, जिसके लिए हमें अली अल सुबह यहाँ से निकलना था। कल सुबह मेरा यहाँ छत पर आना मुश्किल था। उसका भी पता नहीं था कि वो कब जाने वाली थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं इसे छत पर अपना आखिरी चक्कर समझ रहा था। मुझे उससे बात करके खुद को मुतारिफ करवाना चाहिए था या नहीं, मैं मुसलसल सोच रहा था, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया था। वो आई तो कदम सुस्त थे। आज उसने रोज़ की तरह भागते हुए जीने नहीं चढ़े थे। चेहरा भी मजमहल था। आज वो आगे दीवार के पास जाने के बजाय कुर्सी पर बैठ गई थी। जेब में फ़ोन निकाल कर सामने देखते हुए बोलना शुरू किया। 7 अगस्त 5:34 हवेली आगा जान। आज आवाज़ में रोज़ वाला जोश नहीं था। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है और मैं रात में मामा से वादा खिलाफी करते हुए आज भी यहाँ मौजूद हूँ। कल दोपहर से फीवर ने पकड़ लिया है और मामा के नज़दीक ये मेरे सुबह सुबह कमरे से गायब होने की वजह से हुआ है। उनके मुताबिक मैं इतनी ठंड में लॉन में वॉक करती हूँ
اس لیے बीमार हो गई हूँ। वो सुबह जागती तो उन्हें पता होता कि इस वक्त ठंड नहीं होती बल्कि मौसम बहुत बहुत खुशगवार और खूबसूरत होता है। मैं रोज लॉन में नहीं इस छोटी सी टेरेस पर होती हूँ। वैसे हवेली डिजाइन करने वाले ने इसका फ्रंट इस सिमत क्यों नहीं रखा? आगे का सब्ज मैदान और फिर इसके आगे का जंगल भी ठीक है, लेकिन इन पहाड़ों का हुस्न ये कोई और ही लेवल है। ऐसा भी नहीं कि ये पहाड़ बाद में वहाँ आकर ठहरे हों। जाने क्या लॉजिक और वजह थी जो उन्हें पीछे कर दिया। उसकी बोलने की रफ्तार भी धीमी थी। कल वापस जाना है, फिर वही भागती हुई दौड़ती जिंदगी, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें। और उसने और को लंबा खींचा। कॉलेज। कल मैंने जूना से कहा, तुम सब किस बात पर इतना इतराते हो? वैसे मुझसे ज़्यादा यहाँ कोई नहीं पढ़ता किताबें। उसने कहा, दुनिया में अहमियत डिग्री की है, इल्म की नहीं। तो क्या वाकई ऐसा ही है? वो कुछ देर खामोश रही। आज मैं इस जगह को और यहाँ की दिलकशी को सुनूंगी, उसे महसूस करूंगी, जाने फिर कब आना हो यहाँ। कल ही नानी कह रही थी कि इतनी लंबी शादी ने थका दिया है, तो क्या पता अब कोई ऐसे एडवेंचर का सोचेगा भी या नहीं। कि दूर दूर तक इस तरह की ये पहली शादी थी दोनों खानदानों में। शादी और फंक्शन तो नहीं, लेकिन मैंने इस वक्त को खूब इंजॉय किया, अच्छी यादें इकट्ठा की, डिजिटल डायरी स्टार्ट की। हवेली आगा जान को, इस छत को, दूर बहुत दूर खड़े इन पहाड़ों को मैं हमेशा याद रखूंगी। मुझे इन पहाड़ों से इश्क हो गया है। इनके बदन पर गुजरे ज़मानों की ढेरों कहानियाँ लिखी हैं जो मैं सारी तो नहीं पढ़ पाई, इन्होंने भी सारी नहीं सुनाई। उसने कहते हुए मुंह बसोरा था। मौका मिला तो इन्हें पढ़ने और सुनने जरूर आऊँगी कि मुझे कहानियाँ अच्छी लगती हैं। ज़रा देर बाद उसने रिकॉर्डिंग बंद करके फ़ोन मेज़ पर रख दिया। मेरी नज़रें आज सामने पहाड़ और आसमान की बजाय उसके इर्द गिर्द ज़्यादा थी। जाने कितनी देर बाद वो उठ खड़ी हुई, ज़रा देर आगे दीवार के पास रुकी, फिर पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उधर जाते हुए उसने सर उठाकर ऊपर देखा था। वो अक्सर जाते हुए ऊपर देखा करती थी। उसका चेहरा और आंखें सुर्ख थी। वो सीढ़ियों पर गायब हो गई और मैं अब तक मिलूं या नहीं, इसी मकमसे में था। निकाह का वक्त भी शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कुछ देर के लिए ही नज़र आई थी। मैंने दूर से ही जूम करके चंद तस्वीरें ली थी। चूँकि आज डैडी भी मौजूद थे तो वो मुझे इनके साथ रहने का हुक्म दे चुके थे। मेरा सारा वक्त डैड के बिजनेस सर्कल और दोस्तों से मिलते हुए गुजरा था। अगली सुबह जाते वक्त मैंने बहाने बहाने से 4 चक्कर अंदर के लगाए भी थे, मगर फिर भी मैं नामुराद ही रहा। वो कहीं दिखाई नहीं दी। मम्मी, डैडी और भाई को अब निकलने की जल्दी थी। देहरादून एयरपोर्ट यहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र था और हम पहले ही देर हो चुके थे। उनके मुताबिक अब अगर थोड़ा सा और लेट हुए तो आगे हमारी फ्लाइट छूट सकती थी। चारों नाचार मुझे कार में बैठना पड़ा। मैंने हवेली नज़रों से ओझल होने तक जाने कितनी बार पलट कर देखा। घर पहुंचकर मैंने ये अनोखी और दिलचस्प दास्तान लिखना शुरू की। वो 6 दिन मेरे लिए एक तवील दास्तान जैसे थे। मेरा ये अनोखा तजर्बा लैपटॉप में मेरे लफ्ज़ों में मुंतकिल होते वक्त हर दिन मुझ पर कुछ नया वाज़ेह करता था। मेरे पास उसकी सुनी बातें ही नहीं थी, उसका फासले से किया गया मुशाहिदा भी था। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही थी। मेरी ज़िंदगी में इतनी अहम और ख़ास जगह इससे कबल किसी लड़की को हासिल नहीं हुई थी। आसान नहीं था, फिर भी महदूद मालूमात के सहारे मैंने दानियाल को फ़ोन करके शानों के मुतालिक पूछा। वो किसी शानों को नहीं जानते थे। आपके किसी कज़न या फैमिली फ्रेंड में किसी का निकनेम होगा? ओहो, किसी का नहीं है। भाभी से पूछें, शायद उनकी फैमिली में हो या उन्हें इल्म हो। लेकिन वो भी किसी शानों को नहीं जानती थी। और चोरी छिपे बिना इजाज़त खींची गई तस्वीर बताकर पूछना सरासर गलत था। इस वक्त भी मैं श्योर नहीं था कि उसके खैर खबर मिल गई तो मैं उससे मिलूंगा या नहीं। मेरे इसी शिशुपंस ने ही हमें अजनबी रखा था, वरना मैं किसी भी पल उसके पास जाकर बात कर सकता था। वहाँ वो मेरे लिए दूरी में दिलकशी वाला मामला था। उसकी बातें और उन पर अपना तजिया और नज़रें लिखते वक्त कोई इरादा था, ना दूर दूर तक ऐसा कोई गुमान था। लेकिन कई दिन तक लिखते हुए एक दिन अचानक ध्यान के दरीचे पर अपने पर भड़बड़ाता ख्याल का परिंदा आन बैठा और मैं लैपटॉप को यूं ही छोड़कर डैडी के पास दौड़ा। मेरे मुताले का शौक दरअसल उनके जीन्स ही थे जो मेरे हिस्से में आए थे। वो अदब का ज़ौक़ शौक रखने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने ज़माने में उर्दू फ़ारसी पढ़ रखी थी। वो अब भी रूमी का फ़ारसी कलाम पढ़ते थे। उन्होंने बचपन में कुरान और अरबी के साथ साथ हम दोनों भाइयों की उर्दू तालीम का भी बंदोबस्त किया था, जिसके नतीजे मुख्तलिफ थे। अब हाल ये था, भाई हर्फ तहज़ीब भी नहीं पहचान सकते थे और मैं रवानी से पढ़ और समझ लेता था। लिखना मुश्किल था। पता नहीं ये मेरे उसके लिए जज्बात थे,
उसके लिए कुछ करने की ख्वाहिश, कोई बहुत गहरा एहसास जिसे मैंने इस वक्त मुकम्मल समझ नहीं पा रहा था। यह महज मेरा शौक है, लेकिन मैंने डैडी के सामने बड़े एतमाद से कहा था, मुझे खुद को परखने और आजमाने के लिए सिर्फ 2 साल दे दें डैडी। अगर इस दौरान मैंने करियर बना लिया, कोई सिग्निफिकेंट कामयाबी हासिल कर ली तो ठीक, वरना मैं सब छोड़कर ईमानदारी और संजीदगी से बिजनेस देखूंगा। उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने ए पेंडिंग गुड बाय लिखना शुरू की। हर लफ्ज़ के साथ वो मेरा हिस्सा बनती गई। नॉवल के इख्तिताम तक मैंने उसे खुद में ज़म कर लिया। मैं जानता था वो मेरा ज़िज़्म लाजिम है। उसके मुतालिक लाइल्मी और दूरी के बावजूद मेरे अंदर बेचैनी, बेकरारी नहीं थी। मैं बहुत पुरसकून था। सिर्फ अच्छा लिखना या बहुत अच्छा लिखना काफ़ी नहीं होता, लेकिन पैसा और वसाइल हो तो बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे पास इन दोनों की कमी नहीं थी। मैंने मुल्क की सफ़े अव्वल की लिटरेरी एजेंसी से कंसल्ट किया, उनका सबसे कामयाब एजेंट और एडिटर मुंतखब किया और जल्द ही ए पेंडिंग गुड बाय का मुआहदा एक बैन आला अक़वामी अशाती इदारे की इंडियन शाख के साथ तय हो गया। मैंने ईमानदारी से मेहनत और कोशिश की थी, फिर भी नॉवल को जितनी कामयाबी और पसीराई मिली उसका मैंने तसव्वुर नहीं किया था। ये सब ख्वाब जैसा था। मम्मी, डैडी, भाई सब खुश थे। ये उनके लिए भी सरप्राइज़ था। डैडी को मेरे इस फैसले पर बहुत फ़ख्र था। उनकी खुशी मम्मी और भाई से मुख्तलिफ थी। उनकी शोहरत और कुछ इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप का भी कमाल था कि मैं हर जगह नज़र आने लगा। इस दौर में मार्केटिंग, पब्लिसिटी और पीआर कामयाबी की सबसे अहम कुंजी हैं। इनके सबब सतही और अवस्थ दर्जे के चीज़ें भी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल कर लेती हैं। फिर मेरा नावल तो अवस्थ दर्जे से तो बेहतर था। उसमें हर हसास दिल की तार छेड़ने वाली कहानी थी। दूसरे मार्केटिंग वालों ने टारगेट रीडर को खूब अच्छी तरह टारगेट करके घेरा था। जब एक पढ़ने वाला दूसरे से और दूसरा तीसरे से कहता तो ये सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है। नॉवल को उसका बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरा मकसद भी यही था कि इसे मकबूल व मशहूर कर दूं। लम्हों में हुआ ये फैसला अब मेरा शौक़ और पेशा बन गया था। मुझे कहानी लिखना अच्छा लगने लगा था। मेरी मख्फी सलाहियत खुलकर बाहर आई थी। मगर इसके बाद मैंने फिर रोमान नहीं लिखा। मैंने सस्पेंस थ्रिलर नॉवल लिखा, जिन्हें भी इतनी ही पजीराई मिली। अब मैं फुल टाइम राइटर था। मेरी सारी किताबें बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल थी। इन पर वेब सीरीज़ बन रही थी। पहले नॉवल के कुछ वक्त बाद जब प्रोडक्शन हाउस ने ए पेंडिंग गुड बाय के राइट्स हासिल करने के लिए रब्ता किया तो मैंने फ़ौरन ही हामी भर ली। अगला ज़माना याद रखे सुने सुनाए वाली शक भी मुकम्मल हो गई थी। मैंने फिर कभी उसके मुतालिक जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे यकीन था हम मिलेंगे, और मुझे ये इंतज़ार कभी नागवार नहीं गुजरता था। मोहब्बत करते रहने का एहसास अच्छा दोस्त साबित हुआ था। ऐसा दोस्त जिसके हमराही खुशी की ज़मानत ना सही, लेकिन कभी मायूस और अफसरदा नहीं होने देती। इंतज़ार एक ऐसी मशक्क़त थी जो रूह को तरोताज़ा रखती थी। मैंने इसके लिए ए पेंडिंग गुड बाय की सूरत में सारी दुनिया में उसके लिए ब्रेड क्रम्स की तरह मुझ तक पहुँचने वाले निशानात फैला रखे थे। उनका पीछा करते हुए उसे मेरे पास आना ही था। मैंने दानियाल के घर नॉवल की कई कॉपियाँ भिजवाई थी ताकि वो जान पहचान और ख़ानदान वालों को बांट सके। अगले दिन जब अतीब ने अमन से कहा तो हस्बे तवक्को और हस्बे आदत हैरत के इजहार लिए वो चंद मिनट चुप उसे घूरता रहा। अगली मीटिंग अरेंज कर लो किसी करीबी डेट पर। हत्तन मकदूर लहजा और अंदाज आम से रखते हुए थे। बल्कि कल परसों ही रख लो, वो उसे आज ही बुला लो कहते हुए झिझक रहा था। टैलेंट है भाई उस लेडी में, उसने ताली बजाते हुए कहा। वाकई, उसने कहा, तर्जुमा वैसा ही है जैसा मुझे उम्मीद थी कि कोई नहीं कर सकता। अमन ने उसे जांचती नज़रों से घूरा था। करीबी तारीख उसे एक दिन बाद की मिली थी। वो आई, लेकिन चूँकि सारे मामलात और मुआहदे तय होने थे, इसलिए इस पर अमन भी उनके साथ शामिल था। जब उसने कहा कि वो पहले ही पूरे नॉवल का तर्जुमा कर चुकी हैं, तो अमन के साथ वो भी हैरान रह गया था। माइंड न कीजिएगा, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, अमन ने कहा, और बहुत कॉन्फिडेंट भी। उसकी नज़रें टेप पर थी। वो मुस्कुराई। दरअसल बतौर उर्दू ट्रांसलेटर ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये नावल मुंतखब किया था। आप भी जानते हैं उर्दू नॉवेल्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं है जितना इंग्लिश, हिंदी या दीगर लैंग्वेजेस का है। इस तर्जुमे का जितना इम्पैक्ट होगा, मेरा करियर इतना बेहतर होगा, इसलिए मैंने मेहनत भी बहुत की है। मैंने फ़ाइल आप दोनों को ईमेल कर दी है। कोई मसला या बात हो तो हम फिर मिलेंगे।
उसका पेश बढ़ाना अंदाज बड़ा सुलझा था। वही चश्मा, वही हील, वही बैग, बाल उसी अंदाज में बंधे थे। बस आज हाथ मुकम्मल सियाह आस्तीनों में छिपे हुए थे और बंगाली कॉटन की सियाह साड़ी जेबतन किए थी, जिस पर चौड़ा सा बॉर्डर सुर्ख था। आज अदीब खामोशी से उसे जांचता ही रहा था। उसने ज़्यादा बात नहीं की थी और अमन उसकी जांचती नज़रों को जांच रहा था। उसके जाने के बाद वो उसका तर्जुमा यूँ पढ़ रहा था जैसे वह सामने बैठकर उसे सुना रही हो। उसने नॉवल के नाम तर्जुमा अधूरी रुखसत किया था। उन्होंने आज भी एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया और शीन पलट कर चली गई। मोहब्बत की ये दास्तान किरदारों की गुफ्तगू के बिना ही मुकम्मल हो गई थी। अलिफ और शीन ने मोहब्बत को नए मायने दिए थे। जहाँ एहसास और यकीन को अव्वलियत हासिल थी, बाकी सब सानवी था और वो ज़रूरी भी नहीं था। उनके लिए साथ भी एहसास था, कुर्बत भी और लम्स भी। वो बिछड़ रहे थे लेकिन एक दूसरे को रुखसत नहीं किया था। उन्होंने वादे को अल्तवा में ढाला था, जाने कब तक के लिए या हमेशा के लिए। अलविदा के बाद सब खत्म हो जाता है, उसके बाद रास्ते अलग होते हैं और सफ़र भी। उन्होंने अपने आखिरी बाब में रास्ते मिलने और सफ़र जारी रखने की इम्कानात रखे थे। रुखसत को किसी और वक्त पर टालकर उसे इख्तिताम नहीं बनने दिया था। अलिफ अपने सीने पर हाथ रखकर उसे जाता देख रहा था। वो नज़रों से ओझल हो रही थी लेकिन उसका सीना एहसासात से मामूर हो रहा था। मोहब्बत मुकम्मल थी, कहानी जारी थी और किरदार अकेले नहीं अधूरे थे कि वो मुकम्मल हो जाते तो कहानी ख़त्म हो जाती। उन्हें यह अधूरापन वसल से ज़्यादा अजीज़ था। उनकी कहानी गैर मामूली थी, ये वक्त के साथ ख़त्म नहीं होना थी, ये जारी थी। उसने तर्जुमे को हरी झंडी दे दी थी। उसने कुछ मामूली तब्दीलियों और असलाह की निशानदेही की थी। उसे एक हफ्ते के लिए लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत करना थी। जाने से पहले उसने कई दफ़ा फ़ोन में उसका नंबर निकाला था जो अमन से लिया था, लेकिन कॉल नहीं कर सका। उसने कुछ सोच रखा था और अब वो जल्दी से जल्दी ये तर्जुमा हाथ में चाहता था। हफ्ता भर बाद लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत के बाद वापस आने के बाद वो शाम में दफ्तर वाले कमरे में आया तो मेज़ पर अधूरे रुखसत का फाइनल ड्राफ्ट रखा था जिसे अब प्रिंट में जाना था। मिस शाहीन सईद आई थी, सुबह वो देकर गई हैं। अमन ने कहा। वो आज शाम का इंतज़ार कर रहा था कि उससे मिलना है और वो आकर चली भी गई थी। उसने फ़ाइल खोली, वहाँ गुलाबी कागज़ रखा था। उसने खोला। आतिफ, मुझे मेरी जाती फेरी टेल देने के लिए बहुत शुक्रिया। शाहीन। हाँ, उसने एक गहरी सांस ली। उसे सब याद था, वो कुछ भूली नहीं थी। उसने अपनी कहानी पहचान ली थी और अब उस तरह खुद लिखी थी। उसने ड्राफ्ट को देखा और अचानक उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ये नोट क्यों छोड़ा? उसने झपट कर फ़ोन उठाया और उसे कॉल लगाई। क्या हुआ? अमन ने ताज्जुब से उसे देखा। नंबर बंद था। एजेंसी से शाहीन का एड्रेस और नंबर लो। शाहीन? इस बेतकल्लुफ़ी पर उसने आबरू चढ़ाए। वो ए पेंडिंग गुड बाय की शीन है। वो मशकूक तो था और अब जाने बिना पीछा भी नहीं छोड़ना था। इसकी बात सुनकर उसका मुंह खुला रह गया था। सो प्लीज़ जल्दी करो। आतिफ ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। एजेंसी ने धमाका किया कि वो हफ्ता भर पहले ही फाइनल ड्राफ्ट देकर रिजाइन कर चुकी थी। आतिफ ने दानियल को फ़ोन लगाया। अब उसके पास पूरा नाम था। आतिफ ने फ़ोन रखकर सामने धरे ड्राफ्ट के पहले सफ़े को घूरा जिस पर नुमाया अल्फाज में अधूरी रुखसत लिखा था। रोते धोते मैंने फाइनल इम्तिहान दे दिया था और आज मुझे हर 2 महीने में एक बार पड़ने वाला कमरे की सफाई का दौरा पड़ा हुआ था। मैं पूरी तनदेही से वार्डरोब, बुक शेल्फ, मेज़ और तराजू से सब कुछ बाहर निकाल चुकी थी, बल्कि इनमें डूबी हुई थी। कपड़े दोबारा सलीके से रखते हुए मैंने फैसला किया अब 1 साल तक नया जोड़ा नहीं खरीदूंगी। फिर याद आया पिछले सफाई दौरे में भी ऐसा ही कुछ तय किया था और 4 जोड़े तो सामने पड़े थे पहनने की मुहूर्त के इंतज़ार में। थक के मैंने रूही को आवाज़ दी और उसे अलमारी सौंप के खुद किताबों की सिमत मुतवज्जो हो गई। मैंने बुक शेल्फ के 2 खाने जमाए। तब तक रूही पूरा वार्डरोब सेट कर चुकी थी। और कुछ हेल्प करूं बाजी? उसने पूछा। थोड़े से फ्राइज़ तल दो, मैंने मसरूफियत के दरमियान कहा। वो चली गई। बुक शेल्फ के बाद मैं मेज़ की तरफ आई तो शाम हो चुकी थी। इस दौरान फ्राइज़ भी 3 बार ख़त्म हो गए थे। मैंने नमाज के लिए ब्रेक लिया और दोबारा लग गई। मेरे पास ऐसी बहुत सी किताबें जमा थी जो सालों से अपनी बारी का इंतज़ार में थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं नया नोवेल लाती और उसी दिन पढ़ना शुरू कर देती थी और कभी नोवेल लाकर भूल जाती थी। कुछ किताबें वो थीं जो मुझे तोहफ़तन मिली थी और काफ़ी वो जो घर में दूसरों को मिली थी और उन्होंने उठाकर मुझे पकड़ा दी थी। पढ़े जा चुके और अपनी बारी का इंतज़ार कर नोवेल अलग अलग करते हुए मेरे हाथ ए पेंडिंग गुड बाय लगा।
मुझे याद आया ये शायद 1 साल पुराना नॉवल बहुत मकबूल हुआ था, मगर मैंने अभी तक पढ़ा नहीं था। मैं नए राइटर्स या आजकल पब्लिश होने वाली चीज़ें कम ही पढ़ती थी। मेरे वालिद होने से पहले दुनिया में इतना सारा और इतना अच्छा लिखा जा चुका था कि मुझे वो मुकम्मल करने के लिए ही ये ज़िंदगी कम लगती थी। मैंने नॉवल हाथ में लेकर जायज़ा लिया। एक पुरानी सी इमारत के सामने एक दूसरे की तरफ पुश्त किए 2 साए थे, जिनके एक एक हाथ पीछे की सिमत एक दूसरे की तरफ थे। नाम तो इंटरेस्टिंग है। मैंने पहला सफ़ा खोला। अंग्रेजी में इंतज़ाब लिखा था, उस लड़की के नाम जिसे अपनी ज़ाती फेरी टेल चाहिए थी। मैंने झट पलटकर सरवर्क देखा और नॉवल निगार का नाम पढ़ा। अतीब हैदर। ये कौन है? मैंने इंतज़ाब दोबारा पढ़ा। क्या ये इत्तेफाक है? मुझे याद नहीं था ये मैंने खरीदी थी, किसी ने दी थी या घर में किसी और ने मुझ तक पहुंचाई थी। वैसे 2 लोग एक जैसा सोचें नामुमकिन तो नहीं है। मैं बार बार वो एक सत्र पढ़ रही थी। ये क्या मिस्ट्री है भी, या मैंने आज कुछ ज़्यादा काम कर लिया है, या इम्तिहान ख़त्म होने की खुशी में दीवानी हो गई हूँ। मैंने पहला सफ़ा पढ़ा। ये इत्तेफाक नहीं था। मैंने उठकर कमरे का दरवाज़ा मुकफिल किया, लाइट बंद करके टेबल लैंप जलाया, उसे मेज से उठाकर नीचे अपने करीब रखा और अपनी ज़िंदगी के इस मौजज़े में खो गई। जब मैंने आखिरी सफ़ा ख़त्म किया तो सुबह के 5 बज चुके थे। इन चंद घंटों में मेरे जज्बात सारा वक्त रोलर कोस्टर पर थे। मैं रोई, हंसी, मुस्कुराई, हैरान हुई, बेकरार हुई, इतराई भी, और अब हक्का बक्का किताब को देख रही थी। कोई शक नहीं था कि शीन अलिफ की कहानी की शीन मैं थी, लेकिन अलिफ कौन था? अतीब कौन था? मैंने हवेली आगा जान के अपने क़याम को जहन में दोहराया, लेकिन मुझे ऐसा कोई शख्स याद नहीं आया। उसने मुझे कहाँ सुना? उसी छत पर? नहीं, वहाँ छुपने की जगह थी न गुंजाइश। क्या नीचे उसका कमरा था, उसकी खिड़की थी, या ऊपर वाली छत? लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जाता था। बात सिर्फ सुनने की तो नहीं थी। मैंने बंद किताब पर हाथ फेरा। दानियल भाई की शादी को अब 2 साल हो गए थे। किताब की अशात सितंबर 2015 की थी। मैंने लैपटॉप ऑन करके अतीब हैदर को सर्च करना शुरू किया और पहले उसकी तस्वीर देखी। अच्छा खासा हैंडसम और पुरकशिश बंदा था। मुझे नहीं याद कि मैंने आज से पहले इस शख्स को कभी देखा था। अभी उसका विकिपीडिया पेज ही पढ़ रही थी कि मुझे अपनी डिजिटल डायरी का ख्याल आया। हवेली आगा जान से आने के बाद मैं उसे जारी नहीं रख सकी थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अब भी एक फ़ोल्डर में महफूज थी। मैंने अतीब हैदर की सर्च रोकी और अपनी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। अब मैं जानती थी कि कहीं कोई और भी उस वक्त मेरी बातें सुन रहा था। मैं वहाँ अकेली नहीं थी, और अजीब था कि मुझे यह बुरा नहीं अच्छा लग रहा था। जाने कब सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो कमरा वैसा ही था। किताबें अब भी मेरे आसपास बिखरी थी और मैं किताबों का तकिया बनाए सो गई थी। लैपटॉप खुला था, मेरे ईयरफोन करीब पड़े थे और सीने पर ए पेंडिंग गुड बाय थी। सब समेटने और जगह पर रखने के बजाय दोबारा नॉवल पढ़ने लगी थी। अब मैं गाहे बगाहे उसकी तस्वीर भी देखती जा रही थी। ये कहानी 2 किरदारों की थी, अलिफ और शीन, जिनकी पूरी कहानी में रूबरू मुलाकात आखिर में हुई थी। अलिफ ने शीन को कुछ गैर मामूली हालात में देखा, पीछा किया, उसे सुना, समझा, पसंद किया और वो उसके लिए खास हो गई थी। और फिर उसने उसके लिए वो किया जो हरगिज़ आमना था। वो उसके लिए अजनबी ही थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बात की थी, ना वो मिले थे, फिर भी वो उसकी ज़िंदगी का महवर बन गई। अलिफ ने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली थी। ये उसके लिए आसान ना था। उसने उसे अपना जुनून बनाया था और उसका ख्वाब पूरा किया। शीन लंबे अरसे तक बेखबर ही रही थी कि उसकी ख्वाहिश, उसका ख्वाब कोई और तकमील तक पहुंचा चुका है। फिर बिलाखिर एक दिन उसे इल्म हुआ कि उसका ख्वाब किसी ने मुकम्मल कर दिया है, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, शीन नहीं जानती थी। उसने बहुत तलाश किया और एक दिन वो अनजाने में उस तक पहुंच गई। अलिफ, जिसने मिलना न मिलना किस्मत पर छोड़ दिया था। जब किस्मत ने उन्हें मिलाया तो उसने शीन को अपनी असलियत बताए बिना अजनबियों की तरह रुखसत होने को चुना था कि वो चाहता था उस कहानी का इख्तिताम ना हो, दोनों की तलाश खत्म हो, न इंतज़ार। वो हमेशा एक दूसरे की तरफ सफ़र करते रहे। मैं दरमियान में लैपटॉप पर नॉवल और अतीब हैदर के मुतालिक खबरें और इंटरव्यू देखने लगी। कभी नॉवल पर तबसरे और तनकीदें तो कभी अपनी रिकॉर्डिंग सुनती और नॉवल में वही अल्फाज देखकर नए सिरे से दंग रह जाती। जब 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो घर वाले परेशान हो गए। ममा ने कमरे का हाल देखा तो एक बड़ा सा लेक्चर मिला, लेकिन मैं किसी और ही कैफियत में थी। इतना सब कुछ था कि पहले क्या सोचूं, किस पर गौर करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पहले करूं, क्या बाद में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता कोई ख्वाब देख रही हूँ, कभी लगता मैं पागल होने लगी हूँ।
मैं रोज़ वो नोवेल हाथ में लिए सोचती रहती और इतने दिनों में शायद ही ऐसा कोई नुक्ता या ज़ाविया बचा था जिस पर मैंने ना सोचा हो। मैं हर दिन एक नए ख्याल से उलझती रहती। नोवेल, रिकॉर्डिंग और अतीब हैदर के इंटरव्यू बार बार पढ़ने, सुनने और देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर सब कुछ वाज़ेह होने लगा। पहली नज़र की मोहब्बत या चंद दिनों में इश्क हो जाना ऐसा भी अनोखा नहीं था। अनोखा था मेरी ख्वाहिश का पूरा करना। उसकी फैमिली, तालीम, बिजनेस के मुताबिक उसका ये मंसूबा तो नहीं होगा कि सब छोड़कर वो नोवेल लिखेगा। कभी लगता उसे नोवेल ही लिखना था और मेरी वजह से कहानी मिल गई। फिर ख्याल आता, ना कॉल ना मुलाकात, क्या वो जानता भी है मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ? अगर उसे ये सब मालूम होता तो मुझसे मिलने ज़रूर आता या नोवेल ही भेज देता। वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन अब मैं उसे जान गई थी। उसका एड्रेस भी जानती थी। कई बार मेरा दिल किया मैं उसके घर चली जाऊँ। ये मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं होती। नोवेल का इख्तिताम और थीम वही थी जो मैंने कहा था, अधूरापन अजीज होता है। बस इसी सतर पर मैं अटक जाती थी। मैंने हर एक चीज़ में उसका पैगाम देखना चाहा। सरवर्क, अलिफ का तरीक़ेकार, अंजाम। इतना काफ़ी नहीं था कि मैंने इंटरव्यू में भी अपने लिए पैगाम डिकोड करने की कोशिश शुरू की और कंफ्यूज होती गई। वो बहुत अच्छा बोलता था, सहर अंगेज़ आवाज़ में। उस पर उसका पुरएतमाद और बावकार अंदाज। जब कैमरा उसके चेहरे पर फोकस होता तो मुझे लगता वो मुझसे ही मुखातिब है। जैसे किसी इंटरव्यू में इख्तिताम के बारे में पूछा गया था। ये सैड एंडिंग तो नहीं है, इंटरप्रेशन के लिए ओपन है। रीडर जैसा चाहे वैसा एंड अखज़ कर सकते हैं। कभी कहता, इस कहानी का मरकज़ी किरदार एक मुनफरिद सा एहसास है, आप उसे जो चाहे नाम दें। कभी समझाता कि शीन और अलिफ हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन सबके अंदर शीन अलिफ इतनी ज़राइत और यकीन नहीं होता कि वो इंतज़ार और तलाश करें। और ये भी ज़रूरी नहीं मिल जाना, हासिल कर लेना, पा लेना सबकी चाहत हो। कुछ दिल रविश से हट कर चलते हैं। मेरी ख्वाहिश फेरी टेल थी जो दुनिया कहे सुने, और वो मुझे मिल गई थी। अब मुझे क्या करना चाहिए था? क्या यहाँ कोई भी किसी की भी ख्वाहिश यूँ पूरी कर देता है? नहीं ना, ये तो बहुत ख़ास था। मुझे भी कुछ खास करना था। मैंने लग चाहा, लेकिन मैं यूँ उस हालत में उसके सामना करने की खुद को तैयार नहीं कर सकी। फिर एक दिन उसका इंटरव्यू देखते देखते मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। आपके सब किताबों के तर्जुमात हो चुके हैं। नया नोवेल दूसरी ज़बान में तर्जुमे के साथ ही रिलीज़ हो रहा है, लेकिन आपने अब तक ए पेंडिंग गुड बाय का तर्जुमा क्यों नहीं किया? ये मेरा पहला नोवेल था, मेरे लिए बहुत खास और मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इसे खास कैफियत में लिखा था। मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह इससे इंसाफ कर पाएगा जैसा मैंने लिखा है। ये है तो घिसी पिटी बात, लेकिन सच है। अल्फाज अहम नहीं होते, अहम वो बात है जो उनके ज़रिए कही जा रही है। भारत में पुरअसरार एहसास और कैफियत इसी वक्त शामिल होती हैं जब ये दिल की गहराई से खुद ब खुद निकले हों, बिना किसी कोशिश के। जबकि तर्जुमे में शौर को कोशिश शामिल होती है और अल्फाज बेसाख्ता नहीं होते, असल लफ्ज़ से करीब करीब तलाश किए जाते हैं। मैंने फ़ैसला किया और मामा के पास पहुंची। मुझे आगे पढ़ना है। हैं? मुझे मास्टर्स करना है। इससे पहले मुझे उर्दू सीखना है। तुमने गिर पड़कर बड़ी मुश्किल से तो ये 3 साल निकाले हैं, और अब? मामा, तब मेरा कोई एम नहीं था, अब है। उनसे इसी रद्द अमल की उम्मीद थी। जी, मुझे लिटरेचर फील्ड यानी पब्लिशिंग में करियर बनाना है। अब उनकी आंखें फैल गई थी मेरा शौक देखते हुए। ये ऐसी अचंभे वाली बात भी नहीं थी, लेकिन वो रिजल्ट के बाद मेरी शादी का इरादा रखती थी। मामा, मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही। ओके। उन्होंने बहस ज़्यादा नहीं की। मैं जानती थी वो चंद दिन मुझे देखेंगी आया वाकई संजीदा हूँ या नहीं, और उन्हें लगा मैं यूँ ही वक्त बर्बाद कर रही हूँ तो वो मेरे सुने बिना ही मेरी शादी कर देंगी। दोनों अपियों के पास शादी की फुर्सत नहीं थी। बड़ी आपी मामा के साथ ही बुटीक संभालती थी और छोटी आपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग से फारिग होने के बाद अपनी डिज़ाइनिंग फर्म चला रही थी। और ईमान से मुझे नहीं मालूम था कि उनकी फर्म क्या डिज़ाइन करती है। थैंक यू। उनके गले में बाहें डालकर मैंने उनका गाल चुमा और कमरे में आ गई। उर्दू का फैसला इसलिए किया कि मैं सोचती उर्दू और इंग्लिश में थी। ये दोनों मेरी तकलील की जुबान थी। इंग्लिश में तो अतीब लिख चुका था, अब मेरे लिए उर्दू ही बची थी। दूसरे इंटरव्यू के दौरान वो जब कभी भी उर्दू बोलता था तो इतनी शाइस्ता और खूबसूरत कि सुनने वाला मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता था, और मुझे उसे मुतासिर और हैरान करना था। उससे अच्छी उर्दू के साथ मैं जो उस बात पर नाज़ा रहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं, मुझे मकसद मिल गया था। मैं उसे भी यूं ही हैरान और सरप्राइज़ करना चाहती थी जैसे उसने मुझे किया था।
میں نے دل لگا کر اردو سیکھی، اردو اور انگلش میں ماسٹرز کیا اور اس دوران سوشل میڈیا پر عتیب حیدر کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے ان 7 سالوں میں ہر دن ایک نئے انداز میں اس سے محبت ہوتی گئی۔ میری زندگی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے عتیب حیدر کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میری بے خبری کے 2 سالوں میں اس کا نیا ناول شائع ہو گیا تھا اور یہ اے پینڈنگ گڈ بائی سے مختلف ایک تھرلر ناول تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ کی طرف سے شامل ایک ہندوستانی فوجی کی کہانی تھی۔ یہ رومان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ عوام کے ساتھ ساتھ سنجیدہ حلقوں میں بھی بہت واہ واہی ملی تھی۔ میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد پبلشنگ اور لٹریری فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے انگلینڈ سے بہت سارے کورسز کیے۔ گھر میں سب اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ میں جو کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، جس کے لیے کالج جانا جنگ پر جانے کے جیسا تھا، وہ اکیلے لندن گھوم رہی تھی۔ عتیب حیدر کا تیسرا اور چوتھا ناول بھی شائع ہو گیا۔ اس کی ساری کتابیں بیسٹ سیلرز تھی۔ پہلے ناول کے علاوہ اس کی کہانی رومانی نہیں تھی۔ اس کے ناول جاسوسی قسم کے تجسس، ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور۔ اس سے سوال پوچھا جاتا کہ اب وہ رومانس کیوں نہیں لکھتا، اور میں سنتی وہ کہتا تھا اے پینڈنگ گڈ بائی جیسی کہانی زندگی میں ایک بار ہی لکھی جاتی ہے، دوبارہ اس قسم کے ناول کی امید مجھ سے نہ رکھیں۔ وہ ایک ہی کہانی تھی، اس جیسی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا، میں رونے لگتی۔ میں اس سے پوچھے گئے سوال، اس کے جواب، اس کی باتیں سب کا اردو ترجمہ کرنے لگی تھی۔ میں وہی سب دل میں اردو میں دہراتی اور میری لگت سے دوستی بڑھتی گئی۔ میں جو سوچ چکی تھی کہ اب اس سے بڑا سرپرائز وہی ہوگا جو ایک دن میں عتیب حیدر کو دوں گی۔ مجھے پہلے والے سے بڑا سرپرائز ملا۔ اے پینڈنگ گڈ بائی پر بنی فلم یہ فیری ٹیل واقعی امر ہو گئی تھی۔ اس دن میں روتی رہی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں نے اسی ڈر سے وہ فلم نہیں دیکھی تھی کہ کہیں رو دھو کر وہاں بھی اپنا تماشا نہ بنا لوں۔ میں اپنی ریکارڈنگ اب اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ ان سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے ناول کا کچھ حصہ پڑھا نہ ہو کہ اس سے گفتگو ہوتی تھی۔ میں ایسے ہی اس سے مل لیا کرتی تھی۔ میرے اندر اب یہ ڈر تھا میں سامنے جا کر اسے مایوس نہ کر دوں، اس کی کہانی خراب نہ ہو جائے۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس محبت کے بدلے مجھے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اسے میرے متعلق کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میری باتیں تھیں، میرے خواب، خواہش، منصوبے تھے، جبکہ میں اس کے متعلق سب جان گئی تھی، لیکن مجھے اس کے خواب، خواہش، منصوبے کچھ پتہ نہیں تھے۔ ماسٹرز کے بعد میں نے سوشل میڈیا اور خبروں سے ملی معلومات کے سہارے اس کے پبلیکیشن ہاؤس اور لٹریری ایجنسی میں درخواست بھیجی تھی۔ وہاں مجھے فوراً نوکری نہیں ملی، مگر اس میدان میں نے دل لگا کر اپنا کام کرتی رہی اور بالآخر ایک دن کام اور نام کے سہارے اس کی ایجنسی دوات تک پہنچ گئی۔ برسوں کی لگن اور محنت کے بعد میں نے اس ناول نہیں اپنی کہانی، اپنی فیری ٹیل کا ترجمہ کر لیا تھا۔ عتیب حیدر ترجمے کے لیے صاف منع کر چکا تھا، اس لیے میری باس رادھیکا بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے فلم کا جواز پیش کیا کہ وہ بھی تو ایک طرح سے مرئی یا تصوری ترجمہ ہی ہے۔ یہ بات تو ہے، فلم ایڈاپشن کے لیے اس نے فوراً ہاں کر دی تھی، لیکن خود سب سپروائز کیا تھا، پروڈکشن کے ساتھ وہ بھی انوالو تھا۔ اس بات پر وہ بھی حیران ہوئی تھی، لیکن عتیب حیدر کی مرضی کے بنا وہ بھی مجبور تھی۔ رادھیکا نے میرے اصرار اور کوششوں کے بعد اس سے میری ملاقات طے کر دی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے ایک بار مجھ سے ملنے کو تیار ہوا تھا۔ مجھے بھی ایک ملاقات ہی چاہیے تھی۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا گیا جب ادھر سے تواتر سے ملاقات کسی نہ کسی وجہ سے ٹال دی جانے لگی۔ اسی لیے میں اس دن وقت سے پہلے اور ادھر سے پھر کسی اور دن والی فون کال سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھا تھا، میرا چہرہ اسے یاد ہے؟ اتنے سال بعد میں اسے کیسی لگوں گی؟ مجھے تو یقینی طور پر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنے فاصلے سے کہاں سے مجھے دیکھا ہے، کتنی بار دیکھا ہے۔ 10-12 جوڑے پہن کر دیکھنے کے بعد میں نے وہ کرتا اور دوپٹہ منتخب کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو ان میں سب سے اچھی لگی تھی۔ میں نے بہت دعائیں کی کہ اس کے سامنے میں خود پر قابو رکھ سکوں۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہی ہوں، مجھے بس اس کے چہرے پر وہ تاثر دیکھنا تھا کہ ہاں، اردو میں بھی وہی اور ویسا ہی لکھا ہے جو میں نے محسوس کیا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری ساری تگودو اس منظر کے لیے تھی۔ اس کے پینٹ ہاؤس کی لابی میں مسلسل خود کو شانت رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے ہماری ملاقات کا منظر ہزاروں بار تصور کیا تھا اور ہر بار اپنے اور اس کے مختلف تاثرات کو بھی، اور جب وہ تصور حقیقت میں ڈھلنے والا تھا تو میرا تخیل ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بھی متوقع تاثر یا رد عمل سوچ نہیں پا رہا تھا۔ جب مینیجر نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔
इस लम्हे के लिए इतनी तैयारियां और इंतज़ार किया था, और अब वो सब हाथ से निकलता महसूस हो रहा था। मैं नर्वस थी, पुरजोश थी, डर भी रही थी, खुशी संभल नहीं रही थी और रोना भी आ रहा था। या अल्लाह, लाज रख लेना, मैंने दिल से पुकारा और दरवाजे पर दस्तक दी। कम प्लीज़। पहली बार किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। मेरा जहन व दिल मेरी ज़िंदगी में रोनुमा होने जा रहे पहले तारीखी वाक़यात याददाश्त में दर्ज करने के लिए बेइंतहा मुस्तैद थे। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। दरवाजे और उसकी मेज़ का फासला भी मुझे उन 8 सालों से कम नहीं लगा। वो सर झुकाए लैपटॉप को देख रहा था। आवाज़ के बाद उसकी दूसरी चीज़ सियाह बालों से ढका सर था। यकायक मेरी आंखें झिलमिलाने लगी। मैंने ऐनक के पीछे एक हाथ से उन्हें रगड़ा और दूसरे से टेप को मजबूती से थामकर खुद को संभाला। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने वो 8 सालों का फासला अबूर किया। अभी मैं से जरा दूर थी कि उसने सर उठाया और मेरे दिल में जैसे चीयर लीडर ने पोम पोम के साथ नाचना शुरू कर दिया। एक नज़र के बाद मैंने फ़ौरन आंखें फर्श पर टिका दी। अगर देखती रहती तो ये बदबख्त सारे राज अफशा कर देती। हेलो सर। मेज़ के पास पहुंचकर मैंने सर झुकाकर कहा। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। अगर मैंने हेलो अतीब हैदर कहा तो मेरी आवाज़ और क्या कुछ कह जाएगी। हाथ बढ़ाकर हाथ थामने का रिस्क मैंने नहीं लिया था। मैंने टेप को इस कदर सख्ती से पकड़ रखा था कि डर लगा कहीं चटक ही ना जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि आया ना हो। मैं शाहीन सईद दवात के साथ बतौर एडिटर और ट्रांसलेटर काम करती हूँ। ए पेंटिंग गुड बाय के सिलसिले में मिलना चाहती थी। मुझे पूरी उम्मीद है आप मौका दें तो हमारा कोलैबोरेशन बहुत कामयाब होगा। मैंने लहजा और अंदाज बिल्कुल रवायती और प्रोफेशनल रखा। आपसे मिलकर खुशी हुई। घर से भी अंग्रेज़ी में प्रोफेशनल लेकिन संजीदा जवाब मिला और मैं अपने फॉर्मल अंदाज पर शर्मिंदा हो गई। कुर्सी पर बैठते हुए मैं खुद से ज़रा सी नाराज़ थी। मुझे राधिका ने बताया आप इस नॉवल का तर्जुमा नहीं करना चाहते। इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने मसरूफ़ से अंदाज में बैग गोद में और टेप मेज पर रखते हुए पूछा। चूँकि ये मेरा पहला नॉवल था, मेरे लिए ख़ास है और मुझे नहीं एतबार कि कोई तर्जुमा करते हुए इसकी रूह तक पहुँच पाएगा या इंसाफ कर पाएगा, और इस पर फिल्म बन जाने के बाद लोग पढ़ने के बजाय फिल्म ही देखेंगे। वो मुझे देख रहा था और मेरा दिल चीख रहा था। उसने तुम्हें पहचान लिया है। दूसरा एतराज़ तो होना नहीं चाहिए। मैंने दिल की दुहाई को नज़रअंदाज करते हुए कहा। दुनिया में कितने ही नॉवेल्स हैं जिन पर फिल्में और सीरीज़ बन चुकी हैं, लेकिन उनके नए एडिशंस अब भी शाया होते हैं। रही पहली बात तो ये तहफ़्फ़ुज़ तो हर तख्लीक़कार को होते हैं। मैंने अपनी नर्वसनेस छिपाने के लिए मुस्कुराई और टैब ऑन कर ली। इस इक़्तिबासात का तर्जुमा आपको ईमेल कर रही हूँ, आप देख लें फिर राय दें। मैं उंगलियों की लर्जिश छुपाकर संजीदा चेहरा बनाकर खुद को टैब में मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी। मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ, उसने जांचती नज़रों के साथ कहा और मेरा दिल डोला। मैं उसे अपना तर्जुमा पढ़ते देखना चाहती थी, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की थी। इस दिन का तो इंतज़ार था मुझे। ये बहुत खूबसूरत नॉवल है, मुझे यकीन है उर्दू तबके में भी इसे पजीराई मिलेगी और उम्मीद है आपको मेरा तर्जुमा इंसाफ करता महसूस होगा। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की। आई होप हम जल्द तर्जुमे पर बात शुरू करेंगे। वो मुस्कुराया और मुझे एक बार फिर रोना आने लगा। मैं अलविदाई कलमात, जिसमें गुड बाय शामिल नहीं था, कहकर जल्दी से बाहर निकल गई। मेरी पेशवराना ज़िंदगी की ये पहली इतनी मुख्तसर मीटिंग थी। शुक्र था लिफ्ट खाली थी। दरवाज़ा बंद होते ही पीछे उकड़ू बैठ गई थी। मेरे पैर बेजान हो गए थे। मैंने चश्मा निकाला और आंखों पर हाथ रखकर उनको बरसने से रोका। मैं बार बार सामना नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। मैंने सोचा था अगले दिन ही मुझे अमन का पैगाम मिला, अगली मुलाकात कब रखें, और मैं झूम उठी। एक दिन बाद जब मैं दफ्तर पहुंची तो इस बार हम तन्हा नहीं थे, अमन भी मौजूद था। उस दिन मैंने बता दिया कि मैं मुकम्मल तर्जुमा कर चुकी हूँ। मुझे अतीब की पुरसोच निगाहें बहुत महसूस हुई। मुझे राधिका ने बताया था कि वो 1 हफ्ते के लिए फेस्टिवल में जाएगा। मुझे यकीन था मुकम्मल तर्जुमा पढ़ने के बाद उसका फ़ोन ज़रूर आएगा। मेरा मकसद पूरा हो गया था, इसलिए मैंने राधिका को इस्तीफ़ा सौंप दिया था। वजह यह बयान की थी कि मैं लंदन जा रही हूँ, जहाँ नई जॉब के लिए अप्लाई किया था। इस 1 हफ्ते में मैंने बहुत सोचा, खुद से खूब लड़ाई की, और जो इतने सालों से मेरा इरादा था कि मैं उसे तर्जुमा सौंप कर उससे ये एतराफ़ के ये तर्जुमा उसके ख्यालात और असल से इंसाफ करता है, सुनकर लौट जाऊंगी, बदल गया। इस नॉवल का इख्तिताम जो मुझे अतीब की मर्जी लगता था, अब मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी ज़ाती फेरी टेल का अंजाम भी तो मेरी मर्जी से होना चाहिए था। दूर दूर से इरादे बांधना बहुत आसान था।
अब उसे देखने और मिलने के बाद इंसानी फितरत जाग उठती थी। दिल लालच करने लगा था। वो अब काना नहीं रहा था। उसका सब्र खत्म हो गया था। उसे मजीद और सब कुछ चाहिए था। उसे अब दूर नहीं जाना था। अधूरी रुखसत से अखज़ की सारी बातें और पैगाम दिल की दलीलों के आगे सरंगो हो गए और मैं शाम की तयशुदा मुलाकात से पहले सुबह उसकी आमद के वक्त ही उसके पेंट हाउस रवाना हो गई। शीन को अब अलिफ से मिलना था और हाले दिल कहना था। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी और जो 2 ख्वातीन अंदर दाखिल हुई उनमें से अतीब की वालिदा को मैं सोशल मीडिया के तस्वीर की वजह से पहचान गई थी। अतीब कब शादी कर रहा है? 2-3 बातों के बाद दूसरी खातून ने पूछा और मैंने दम साध लिया, बहुत जल्द। उसकी वालिदा ने खुशदिली से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कौन है? उसके दोस्त हैं। मैं तो कब से कह रही थी, मगर उसने इस नई किताब के बाद हामी भरी थी। 1-2 माह में किताब आ जाए, उसके बाद इंशाल्लाह। हमारे तबके में अरेंज मैरिज कम ही होती थी। उसने दोस्त के लिए हामी भर रखी थी, तो उसके लिए वो रवैया और मुझे पहचानने के बाद भी खामोशी। मैं एक बार फिर नोवेल के इख्तिताम पर अटक गई। वो दोनों भी पेंट हाउस में ही आई थी। मैं लॉबी में रुक गई और वो दोनों अंदर चली गई। मैं सोफे पर बैठी एक बार फिर फैसले के दोराहे पर थी। शायद मैंने शुरुआत से ही सब कुछ गलत समझा। मैं बस उसके लिए एक म्यूज़ थी और कुछ नहीं। उसने कहानी लिखी, खुद को कामयाबी से लॉन्च किया और कैरियर और ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। अगर मेरे लिए कुछ था भी तो वो सब उस नोवेल में है, उसके बाहर कुछ नहीं है। एक बार अशरफा जहन में जगह बना ले तो मिनटों में दलील, अस्तदलाल, यकीन जैसे एहसास और ख्याल निकल लेता है। उसने मिनटों में मेरे भी 6 साल खा लिए, लेकिन अतीब के लिए ये जो भी था मेरे लिए वही था जो मैंने इतने सालों से सोचा था, सींचा था। ये मेरे लिए सर झटक कर दूर कर देने वाला एहसास और ख्याल नहीं था। वहीं बैठे बैठे मुझ पर मुनकशिफ हुआ। अतीब अगर आगे बढ़ भी गया था तो उसने मुझे जो दिया था वो मेरे लिए काफ़ी था। अतीब ने अधूरी रुखसत को चुना था और मुझे उसके इंतखाब का एहतराम करना था। उसे ऐसे ही कबूल करना था जैसे मैंने अपनी साथी फेरी टेल को किया था। मुझे ना कुछ ख़त्म करना था ना मुकम्मल करना था। और मैं वो ड्राफ्ट उसके मेज़ पर रखकर लौट आई। उसी लंदन की फ़्लाइट परसों सुबह की थी। जाने से पहले वो एक बार फिर यहाँ आई थी। पंजों को छूते कॉटन के गुलाबी फ्रॉक पर उसने सफ़ेद स्वेटर पहना था। दुपट्टा उसके मखसूस अंदाज में गर्दन के गिर्द हल्का बनाकर आगे को झूल रहा था। कुछ भी नहीं बदला था। उस छत से नज़र आने वाला मंजर जो का तू था। मुसव्वरी में बर्फ़बारी हो रही थी जिसका असर यहाँ भी था। ठंड ज़्यादा थी और पहाड़ों के गिर्द धुंध भी। उसने चारों तरफ घूमकर वो जगह खोजने की कोशिश की जहाँ से उसने उसे देखा और सुना था। ऊपर वाली छत ही होगी। उसने सर ऊंचा करके ऊपर उन मेहराबों जैसे नन्हे नन्हे दरीचों वाली दीवार को देखा और सोचा। उतरकर अगले हिस्से से ऊपर जाने वाले सीढ़ियों से 3री मंजिल की छत पर पहुंची। उसने पिछली दीवार के हर हिस्से में खड़े होकर नीचे झांका, उन छोटे से दरीचे से भी। फिर सामने का मंजर भी देखा जो यहाँ से भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे 2री मंजिल की छत से। उसने गौर किया वो कहाँ कहाँ से उसे देख और सुन रहा होगा। आंखें बंद करके उसे उन जगहों पर तसव्वुर भी किया। मुझे किसी की मौजूदगी और नज़रें कभी महसूस क्यों नहीं हुई? उसने सोचा। अच्छा ही हुआ ना, अगर महसूस होती तो तुम उसे वहाँ से भगा देना था या तुम दोनों की लड़ाई हो जानी थी। दोस्ती भी तो हो सकती थी। उस ख्याल ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। उसे अफसोस था कि उसकी शनासाई की उम्र उससे 2 साल कम थी, लेकिन हमारी कहानी शुरू तो एक साथ ही हुई थी। उस ख्याल ने अफसोस कुछ कम किया। वो वापस 2री मंजिल वाली छत पर आ गई। कुछ देर दीवार के पास खड़ी सामने का नज़ारा देखती रही। जनवरी के वस्त में सूरज कहीं छुपकर सस्ता रहा था। पहाड़ भी जैसे अबर के पीछे छुपकर ओंघ रहे थे। उसने स्वेटर की जेब से मोबाइल निकाला और अपनी आवाज़ की सूद बंदी शुरू की। 14 जनवरी 23 हवेली आगाजान। मेरी डिजिटल डायरी बस इसी जगह रिकॉर्ड होती है। तकरीबन 8 साल और 6 माह बाद फिर इस जगह हूँ जहाँ आने के फैसले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ गुजारे 1 हफ्ते ने 2 जिंदगियाँ बदल दी और इससे बाखबर होने में मैं 2 साल लेट हो गई। यहाँ मेरी ओंगी बोंगी बातों को किसी ने इतनी संजीदगी और तवज्जो से सुना था कि मुझे रहती दुनिया तक के लिए किताब और रील में कैद कर दिया। मैं इतनी गैर मामूली और अहम तो नहीं थी कि फेरी टेल का मरकज़ी किरदार बनती, लेकिन एक गैर मामूली इंसान ने यह कर दिखाया। ये कहानी खूबसूरत तो है, लेकिन दूसरी कहानियों से मुनफरिद भी। इसमें मोहब्बत के अनोखे मायने और नए तौर लिखे हैं।
इसमें मोहब्बत निभाने के नई रिवायत हैं, कुर्बत फरकत के नए तरीके भी, और मैंने इन सब को दोनों हाथों से समेट कर गले लगा लिया है। मैं खुश हूँ, उदास भी, मैं मुतमईन हूँ और बेकल भी। मुझे दूर जाना है और नहीं भी। लेकिन कहानी में किरदार की मर्जी नहीं चलती। वो अपने मनमानी करते तो कहानी बर्बाद हो जाती है, इसका हुस्न दागदार हो जाता है। मेरा कहानीकार मुझे कहानी से ज़्यादा अजीज है, इसका लिखा अंजाम भी और ये अधूरापन भी कि मैं। वो बोलते बोलते आहिस्ता से पीछे पलटी और जहन से सारे अल्फाज यूँ उड़े कि सहरे समुद्र फूंका गया हो, और आवाज़ यूँ सलब हो गई मानो किसी तिलिस्म ने नुक्ता से महरूम कर दिया हो। सामने दीवार से लगकर उसका कहानीकार खड़ा था, एक पैर ज़मीन पर, दूसरा पीछे दीवार से टिका था। सीने पर हाथ बांधे फेरी टेल का ये राजकुमार पक्का मुंबईया था। 10 डिग्री सेल्सियस में भी वो कपड़ों की 4-5 तहों में यूँ मलबूस था जैसे हवेली आकाजान में नहीं, स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों में हो। ब्लू जर्सी के गले से शर्ट की सफ़ेद कॉलर झांक रही थी, उस पर स्याह विंटर कोट और गले में ग्रे मफलर। पिछले दिनों की मसरूफियत बड़ी शेफ से जाहिर थी। वो उस पर निगाहें जमाए आगे बढ़ा। शाहीन का हाथ उसी वसा में ठहर सा गया था जैसे वो पलटी थी। आतिफ ने मुकाबिल आकर धीरे से उसकी कलाई पकड़कर यूं अपनी तरफ खींचा कि उसकी उंगलियों के दरमियान लेटे मोबाइल का माइक्रोफोन अब उसके चेहरे के करीब था। उसे देखते हुए वो झुककर माइक्रोफोन के करीब हुआ। ए पेंडिंग गुड बाय फेरी टेल नहीं, बल्कि उसका दरमियानी बाप था। पीली एवर आफ्टर के बगैर कोई फेरी टेल मुकम्मल नहीं होती। अगस्त 14 में शुरू हुई इस फेरी टेल का लास्ट चैप्टर अभी इस वक्त इस पल रकम हो रहा है, जिसका पहला बाब हवेली आकाजान था, और इस फाइनल चैप्टर का नाम मैंने शाहीन अतीब रखा है। तुम चाहो तो ये नाम बदल कर अपनी मर्जी से भी रख सकती हो। सीधा होकर अतीब ने कलाई साबका जगह कर दी जहाँ माइक्रोफोन का रुख उसकी सिमत किया। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। एक बार फिर उसका दिल खुशी से मामूर और आंखें आंसुओं से भर गई थी। शाहीन अतीब परफेक्ट है। सारे तिल्स्म टूट गए थे। अल्फाज गोयाई सबब लौट आई थी। उसकी आवाज़ दिल और आंखों की तर्जुमानी कर रही थी। गुड। अतीब ने उसी नरमी से उसकी कलाई छोड़कर मोबाइल स्क्रीन पर उंगली रखी और वहाँ लहराती लरसती सोती लहरें साकित हो गई। शाहीन ने हाथ नीचे गिराया और मोबाइल वाला हाथ स्वेटर की जेब में रख लिया। अतीब सामने पर्वतों को देखते आगे बढ़ा। क्या तुम्हें आज भी ये पहाड़ ऐसे ही लग रहे हैं जो साथ हैं मगर पास नहीं, और उन्हें ये अधूरापन अजीज है? वो उसके बाजू में जाकर रुक गई। अगस्त 14 वाले बहुत से ख्यालात बदल गए हैं। उसने खुद को संभाल लिया था, मगर आवाज़ में अब भी लर्जिश थी कि ये मुसर्रत राहत उसकी सोच से ज़्यादा थी। जैसे अतीब ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। जैसे बिना मकसद ज़िंदगी तो गुजर जाती है, मगर मकसद सफ़र को भी इनाम बना देता है। चलते रहना भी मंजिल से कम खुशी नहीं देता, और गुर्बत फनरिकल नज़दीकी से ज़्यादा एहसास का नाम है। मीलों के फासले पर लिखे गए अल्फाज जब दिल को छूते हैं तो ये 2 लम्स भी गुफ्तार का फ़न सीख लेते हैं। और उसने भी गर्दन मोड़कर अतीब को देखा, जिसकी नज़रें उसके चेहरे पर ही ठहरी थी। इस वक्त ये मुझे अधूरे नहीं लग रहे। पास पास खड़े वो दोनों एक साथ एक से एहसास में घिरकर मुस्कुराए थे। अतीब ने हाथ में पकड़ी किताब उसकी तरफ बढ़ाई। शाहीन ने देखा अधूरी रुखसत का सरवक ए पेंडिंग गुड बाय से मुख्तलिफ था। पहाड़ों के पीछे से झांकते सूरज वाले पेश मंजर में 2 सियाह साए एक दूसरे को आगे हाथ बढ़ा रहे थे। ये वादा भी हो सकता था और तजदीद मुलाकात भी। शाहीन ने अतीब को देखा। इंटरप्रिटेशन के मामले में तुम्हारा ख़राब रिकॉर्ड देखते हुए एहतियातन इस दफ़ा आसान बनाया है। वो किताब उसके हाथ से लेकर हंसी तो आंसू गालों पर फिसल गए। जब मैंने पहली बार सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी ज़ाती फेरी टेल देना है, उस वक्त मैं जानता था हमारा हैप्पीली एवर आफ्टर भी लिखा जा चुका है। बस उसके लिए कितना इंतज़ार ये इल्म नहीं था, और तभी मैंने खुद को एक लंबे इंतज़ार के सुपुर्द कर दिया था। वो किताब के सरवर्क पर हाथ फेर कर मुस्कुराई। इंटरप्रिटेशन ही नहीं, मैं यकीन के मामले में भी कमज़ोर साबित हुई हूँ। अचानक उसे कुछ याद आया। इस वक्त यहाँ कैसे? किसने बताया? ज़रा सा पीछे जाकर उसने दोनों बाजू फैलाए। हवेली आगाजान का नया मालिक अतीब हैदर। हाँ, उसकी हैरत बजा थी। शानों के मुकाबले में शाहीन सईद के मुतालिक पता करना मुश्किल नहीं, और जब कोई यहाँ आने की इजाज़त मांगे तो मालिक को पहले खबर होती है। वो हाथ कोट की जेबों में डालकर वापस उसके करीब आया। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश में सीधे मेरे पास चली आई।
हमें उस कहानीकार को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसने आसमान की सिमत उंगली उठाकर कहा। बरसों बाद फिर हवेली आगाजान में रौनक एक और शादी की वजह से उतरी थी। इस बार चंद मेहमान थे और तकरीब भी बस एक। अगली सुबह तुलु आफताब से पहले वो दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था। अभी कुछ देर ही हुए थे कि पीछे कदमों की आहट के साथ ही शाहीन की आवाज़ उभरी। ये धोखा था, ये मेरा इम्तिहान। जर्सी और जैकेट में लिपटा अतीब हंसते हुए पलटा। वो शब ख्वाबी के लिबास पर शॉल ओढ़े हुए थी। तुम्हारा इंतज़ार। उसने अपना हाथ आगे किया। शाहीन ने मेहंदी से सजे हाथों में उसका हाथ थामा और उसके बराबर खड़ी हो गई। हमारा सारी उम्र का इंतज़ार का कोटा पूरा हो गया है, अब इंतज़ार न करना है न करवाना है। बस एक दिन के लिए तुम्हारी तरह तन्हा ये मंजर देखना चाहता था। एक राइटर को ऐसी फैक्चुअल गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी अकेले ही नज़ारा नहीं देखा। जिसके पास एक काबिल एडिटर हो वो कर दे तो चलता है। अतीब ने बाजू फैलाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। सूरज बस निकलने वाला है। पहाड़ों के अकब से नारंगी शाएं नमूदार होते हुए देखकर अतीब ने कहा था। दोनों नहीं जानते थे आज पर्वतों के ये सिलसिले उन्हें एक साथ देखकर किस कदर खुश थे, और उनकी सरगोशियाँ सुनकर सूरज भी उन्हें देखने की ख्वाहिश लिए बेदार हुआ था। आखिर ये एक फेरी टेल जो थी ख़त्म शुद्ध। आसिया रईस खान। जी, तो यहाँ होती है हमारी ये छोटी सी स्टोरी कंप्लीट, और बहुत ही प्यारी फेरी टेल थी, वाकई बहुत ही प्यारी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मैं तो अतीब से ज़्यादा शाहीन की साइड की जब स्टोरी चल रही थी तो मैं जब ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, तो मेरी आवाज़ में आपको लगेगा भी। बस एक जगह आकर थोड़ा सा दुख सा हुआ था जब शाहीन ने ममा की बातें सुन ली थी, अतीब की ममा की, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कहीं हैप्पी एंडिंग ना हो अब। लेकिन नहीं, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो इसी तरह कंप्लीट स्टोरी होगी। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।